Hello everyone, myself Kundan Misra welcomes you all at Wise IAS, India's most affordable platform for the preparation of various civil services examinations conducted across the country. Today we are going to start our 13th lecture in the geography series. In the last lecture we discussed about the river landforms in every aspects. And today the topics are two kinds of landforms. One is the glacial and another is the aeolian. Aeolian means the landforms formed by the winds. So let's see the topic for today, right? So we have to cover the two landforms today. One is the glacial landforms and another is the aeolian landforms. अब जैसे कल हमने बताया था कि जो रिवर लैंडफॉर्म्स था वो मोस्ट कॉमन मोस्ट वाइड स्प्रेड लैंडफॉर्म्स था. सो वी डिस्कस्ड इन क्वाइट डिटेल्स एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि चांसेस क्वेश्चंस पूछने का रिवर लैंडफॉर्म से ज्यादा होता है. आप बुक्स में भी देखेंगे तो वो ज्यादा एक्सटेंसिवली कवर्ड होता है. बट दीज लैंडफॉर्म्स ग्लेशियल एओलियन विच हैव ए वेरी रेस्ट्रिक्टेड लोकेशंस, जैसे ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स है ये ज्यादातर आपको माउंटेनियस रीजन्स में मिलेंगे या हायर लैटिट्यूड्स में मिलेंगे. उसी तरह से जो एओलियन लैंडफॉर्म्स है वो ज्यादातर आपको एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में मिलेंगे. तो हम इसको थोड़ा अपने नीड के अकॉर्डिंग एक ऊपर से करेंगे. वी शैल नॉट गो इन मच डिटेल, क्योंकि हम ये जनरल स्टडीज का कर रहे हैं, ऑप्शनल का नहीं. तो हम जो टर्म्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे. जितने भी तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, क्या है उसको क्या बोलते हैं और कैसे बनते हैं, ये पर्टिकुलरली हमें देखने हैं. और कल जैसे मैंने बताया था कि हर एजेंट के लिए हमें दो मेन चीज देखनी होती है. वन इज द मैकेनिज्म्स एंड अनदर इज द लैंडफॉर्म्स. जैसे रिवर्स था तो हमने मैकेनिज्म्स को देखे कि मैकेनिज्म्स ऑफ इरोजन कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, और फिर हमने लैंडफॉर्म्स को देखा, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स. तो इन द सेम वे ग्लेशियल के केस में या एओलियन के केस में या आगे कोस्टल करेंगे, कास्ट करेंगे, तो इन सब में हमें मैकेनिज्म्स को देखना है कि कैसे इरोजन हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, और लास्टली हमें फीचर्स देखने हैं, लैंडफॉर्म्स देखने हैं कि कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और कौन कौन से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं और कैसे बन रहे हैं. तो हम ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स में आज जो मेजर सब टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं, वो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये ग्लेशियर्स होते क्या हैं, कितने तरह के होते हैं, किस तरह की इनकी मूवमेंट होती है, क्या होती है, अबाउट द ग्लेशियर्स. दैट विल बी कवर्ड अंडर द इंट्रोडक्शन पार्ट. उसके बाद हम मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स को देखेंगे कि ग्लेशियर्स कैसे मूव करते हैं, राइट. उसके बाद हम मैकेनिज्म्स ऑफ ग्लेशियल इरोजन देखेंगे कि किस तरह का इरोजन होता है ग्लेशियर्स द्वारा, ऐसा क्या प्रोसेस होता है, क्या मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से जो रॉक्स होते हैं वो इरोड होते हैं बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स. उसके बाद हम लैंडफॉर्म्स देखेंगे, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स. ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स मतलब कि इरोजनल और डिपोजिशनल, अलग अलग जो भी लैंडफॉर्म्स हैं उनके क्या नाम हैं, क्या शेप है, क्या अलाइनमेंट है और क्यों है, व्हाट इज द ओरिजिन, व्हाट इज द मोड ऑफ फॉर्मेशन. ये सारी चीजें हम ये इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में देखेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है ये, व्हाट इज ग्लेशियर्स. ग्लेशियर को बारे में अगर पूछा जाए एक वन लाइन डेफिनेशन तो क्या देंगे ग्लेशियर्स का. ग्लेशियर्स इज नथिंग बट ए ह्यूज मास ऑफ आइस हैविंग अ मोशन. कोई भी एक लार्ज मास ऑफ आइस जब मूव करता है तो इसे हम ग्लेशियर्स बोलते हैं. तो मास ऑफ आइस एट स्पीड्स, और इसकी स्पीड जो होती है वो फ्यू मीटर्स पर डे होती है, 9 मीटर 10 मीटर पर डे ये मूव करती है. अब ये ग्लेशियर्स बने कैसे, क्यों मूव करते हैं. तो आज से 25,000 साल पहले क्वाटरनरी फेज में एक प्लिस्टोसिन आइस एज हुआ करता था. मैंने आपको बताया था ना, ये मिलेनकोविच साइकिल का डिस्कस किया था सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर में हमने, कि ये जो मिलेनकोविच साइकिल होता है इसकी वजह से नेचुरल वार्मिंग एंड कूलिंग फेज ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है, ऑफ द अर्थ होता है. तो नेचुरल वार्मिंग और कूलिंग फेज जो होता है एक लंबे अंतराल में वार्मिंग और कूलिंग फेज का वेव चलता है. तो आज से 25,000 साल पहले वो कूलिंग फेज था जिसे हम ग्लेशियल फेज भी बोलते हैं. तो उस टाइम इस अर्थ का 1/3 पार्ट पूरा ग्लेशियर से ढके हुए थे, आइस कैप से ढके हुए थे. मतलब कि पूरे अर्थ का आप 30-40 लेटीट्यूड्स के ऊपर जाएंगे तो इंटायर रीजन वाज कवर्ड विथ आइस. और जब वो वार्म फेज आया तो वो जो प्लिस्टोसिन आइस एज था, वो प्लिस्टोसिन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे उसे बोलते हैं, आज से 25,000-30,000 ईयर्स बैक. जब वार्म फेज आया, ये मिलेनकोविच साइकिल का जो अलाइनमेंट चेंज हुआ तो ये ग्लेशियर्स जो है धीरे धीरे मेल्ट होने लगे. And when these glaciers started melting, large mass of ice started breaking from that
आइस शीट, और वो जो ब्रेक करके आइस के लार्ज मास मूव करने लगे तो दे कार्व्ड आउट अ लॉट ऑफ ग्लेशियल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आज के टाइम पे इनका प्लिस्टोसिन आइस एज का जो रिप्रेजेंटेटिव जो रेमिनेंट्स बचे हुए हैं वो हमारे अंटार्कटिका पे और ग्रीनलैंड पे आपको दिखेंगे, क्योंकि यहां पे ह्यूज सीट ऑफ आइस जो है जिसके नीचे रॉक सरफेस है, बट इसके ऊपर जो है मतलब बहुत किलोमीटर्स में जो है थिक सीट ऑफ आइस जो है ऊपर से लदे हुए हैं। तो वो अंटार्कटिका में अभी बचे हुए हैं और मेनली ग्रीनलैंड में बचे हुए हैं, और बाकी सब मोस्टली जो है मेल्ट हो चुके हैं। तो ये जो ग्लेशियर्स बने हुए हैं ये मोस्टली प्लिस्टोसिन आइस एज के ग्लेशियर्स हैं, जो कि वार्म एज आने के बाद सब मेल्ट हो गए। अब आपको देखना है टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। अगर आप टाइप्स ऑफ ग्लेशियर्स देखोगे तो बेसिकली हम 3 टाइप्स में बांटते हैं। इनफैक्ट 2 ही टाइप होता है, तीसरा टाइप इज जस्ट अ वेरिएंट ऑफ फर्स्ट वन। तो एक होता है कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स और एक होता है वैली और माउंटेन ग्लेशियर्स, राइट। कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स होता है वो आइस शीट होता है जो कि पूरे सरफेस पे एक डोम शेप्ड में होता है, जिसका सेंट्रल पार्ट जो होता है एलिवेटेड होता है और पेरिफेरल पार्ट जो होता है वो डिप्रेस्ड होता है। तो ये पूरे लैंड पे सेंट्रल पार्ट डोम बना हुआ और चारों तरफ जो है फैला हुआ एक कॉन्टिनेंट के ऊपर आइस का बहुत मोटा सा परत, बहुत मोटा सा सीट जो है वो पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। और कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जो है आपको मेनली अभी अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में दिखेंगे, और प्लिस्टोसिन आइस एज में पूरा 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस वाज कवर्ड विथ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। तो ये एक टाइप होता है। और यही कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स जब माउंटेन पिक्स पे होते हैं तो उन्हें हम आइस कैप्स बोलते हैं। तो दिस आइस कैप्स आर नॉट एनी डिफरेंट टाइप, इट इज जस्ट अ वेरिएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। जैसे समझ लो कि हमारा अर्थ सरफेस ऐसा है, ये माउंटेन भी आ गया ऐसा है, यहां पे ग्लेशियर्स ऐसे पड़े हुए हैं पूरा, तो दे आर कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स। यहां पे जो पड़े होते हैं दे आर ऑल्सो कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स, बट स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर्स व्हिच आर कॉल्ड आइस कैप्स। तो ये आइस कैप्स होते हैं। अब इसी आइस कैप्स के ऊपर से आइस जो है टूट के और इस स्लोप पे स्लाइड होते हैं, मूव करते हैं। तो जब ये यहां से टूट के और इन स्लोप्स पे मूव करने लगते हैं तो दे आर कॉल्ड वैली और माउंटेन ग्लेशियर्स। समझ में आ रही है? तो हम जो भी फीचर्स देखेंगे वो मोस्टली ये वैली और माउंटेन ग्लेशियर्स के बारे में देखेंगे अभी। तो हमारा जो तीसरा टाइप होता है वो वैली और माउंटेन ग्लेशियर्स होता है, विच इज मूविंग इनटू द वैलीज ऑफ द माउंटेन्स एंड दे हैव ब्रोकन एंड स्लिप्ड फ्रॉम द आइस कैप्स। तो हमारे हिमालय के 5-6 किलोमीटर के ऊपर का जो आप पार्ट जाओगे तो देखोगे कि परमानेंटली आइस कवर्ड होता है वो, तो वो आइस कैप्स कहलाता है। और उसी आइस कवर्ड से आइस टूट के और वैलीज में स्लाइड कर रहे हैं एंड दे आर कॉल्ड वैली और माउंटेन ग्लेशियर्स। और यही वैली और माउंटेन ग्लेशियर्स जो है डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजनल और डिपोजिशनल फीचर्स क्रिएट करते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। समझ में आ रही है बातें? अब नेक्स्ट जो है हमें देखना है वो मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स देखना है कि ग्लेशियर्स कैसे मूव करते हैं, कितने तरह के मूवमेंट्स होते हैं ग्लेशियर्स के। देखो ग्लेशियर्स के मेनली 3 तरह के मूवमेंट्स होते हैं ग्लेशियर्स के। एक जो मूवमेंट होता है वो जो स्लाइड करते हैं वो बेडरॉक पे, मतलब जो रॉक सरफेस होता है उसके ऊपर वो स्लाइड कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो वो एक तरह का मूवमेंट होता है। दूसरा मूवमेंट होता है इंटरनल डिफॉर्मेशन ऑफ आइस। आइस के अंदर भी खुद में आइस बड़े छोटे होते रहते हैं, इंटरनल डिफॉर्मेशन होता है आइस का। और तीसरा होता है अल्टरनेट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द आइस मास। अल्टरनेट कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर के राइज या फॉल की वजह से, तो ये तीसरे तरह के मूवमेंट होते हैं। तो ये मेनली 3 मूवमेंट होता है, इट इज ड्यू टू प्रेशर, इट इज ड्यू टू टेम्परेचर, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही बात है? ग्रेविटी की वजह से जब वो स्लाइड करते हैं तो वो एक तरह का मोशन हो गया, जो कि हमें मेनली इसी के बारे में अभी देखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी के वजह से मैक्सिमम जो फीचर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। इनके अलावा आइस का अपना इंटरनल डिफॉर्मेशंस भी होते हैं प्रेशर की वजह से, और साथ साथ अल्टरनेट कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन भी होते हैं टेम्परेचर की वजह से। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इनटू दैट आइस मास। उस आइस मास में ये 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, बट मेजरली हमें इसको देखना है बाय स्लाइडिंग ओवर द बेड रॉक। क्योंकि जब वो पत्थर या रॉक जो होता है, जो वैली का रॉक्स होते हैं, फ्लोर होते हैं, उसके ऊपर जब वो स्लाइड करते हैं तो दे क्रिएट अ लॉट ऑफ फीचर्स, इरोजन बाय डिपोजिशन, इरोजन के द्वारा या डिपोजिशन के द्वारा। अब जो रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स होता है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है।
एक फैक्टर होता है द ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप, जिस स्लोप पे, जिस सरफेस पे वो मूव कर रहा है उसका स्लोप कितना है उस सरफेस का, इस पे डिपेंड करता है कि मूवमेंट कैसा होगा ग्लेशियर्स का, तेज मूव करेगा कि धीरे मूव करेगा। क्योंकि जब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से अगर ये मूव कर रहा है तो हायर इज द ग्रेडियंट, मोर इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, लोअर इज द ग्रेडियंट, लो इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसीलिए पहला जो होता है वो स्लोप ऑफ रॉक बेड ओवर विच द आइस मास इज लेइंग, और दूसरा जो इसका फैक्टर होता है रिस्पॉन्सिबल मूवमेंट के लिए, ये इसका अपना वेट होता है, द थिकनेस ऑफ द ग्लेशियल आइस। ग्लेशियल आइस की थिकनेस भी डिटरमाइन करती है वो कितने तेजी से मूव करेगा। जो पतला ग्लेशियर्स होते हैं वो इजीली मूव करते हैं, जो मोटे ग्लेशियर्स होते हैं तो उनके साथ जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है रॉक के साथ वो ज्यादा होता है, तो दे रेसिस्ट द मूवमेंट। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स ओवर द रॉक सरफेस इज कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स, द थिकनेस ऑफ द ग्लेशियल आइस एंड द स्लोप ऑफ द रॉक बेड। इन दोनों के बेसिस पे ये लोग, इनका मूवमेंट होता है। तो कहीं कहीं पे मूवमेंट बहुत तेज देखोगे, कहीं कहीं पे बहुत धीरे देखोगे। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो, जैसे मूवमेंट में एक और चीज याद रखना कि ये जो मूवमेंट, जो ये मूवमेंट है ग्लेशियर्स का, ये वैलीज है जिसमें ये मूव कर रहे हैं, ये ग्लेशियर्स हैं, इनका जो मूवमेंट होता है वो मिडिल सेक्शन जो होता है, जैसे ये जो है मिडिल सेक्शन है, ये मिडिल सेक्शन है, और ये जो है पेरिफेरल सेक्शन है, साइड वाले हैं। साइड वाले धीरे धीरे मूव करते हैं, जो बीच वाले पार्ट होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं, जिसकी वजह से एक बल्ज क्रिएट हो जाता है आगे। आगे जो होता है ये बल्ज इस तरह से क्रिएट होता है क्योंकि ये जो बीच वाले पार्ट है ना वो थोड़ा सा आगे निकल गए हैं, साइड वाले वो कम निकले हैं। क्यों? क्योंकि साइड वाले को फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है अपने साइड वॉल से, तो इसके जो फ्रिक्शन हो रहा है ना तो ये रिटार्ड कर रहा है इनके मोशन को, और जो ये वाला बीच वाला पोर्शन है वो इनके बीच से थोड़ा सा मतलब दरार पड़ के थोड़ा सा रिफ्ट क्रिएट होके और ये आगे निकल जा रहे हैं। तो इसलिए जो स्नाउट होता है ये आइस का, जो माउथ होता है आगे का, वो जो है थोड़ा सा कॉन्वेक्स इस तरह से बना होता है बाहर के साइड में। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द ग्लेशियर्स। कोई दिक्कत? अब मैकेनिज्म्स ऑफ ग्लेशियल इरोजन्स देखते हैं कि ग्लेशियल इरोजन्स के क्या मैकेनिज्म्स होते हैं, किस तरह से इरोड करता है ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स इरोड करता है तीन तरीके से, प्लकिंग, एब्रेजन और पॉलिशिंग। प्लकिंग, एब्रेजन और पॉलिशिंग। देखो जैसे आपको पता है कि इरोजन से पहले रॉक सरफेसेस में वेदरिंग होती है, लेकिन अलग अलग जगह पे जो वेदरिंग का जो मैकेनिज्म है, टाइप्स होता है, वो थोड़ा अलग होता है। जैसे ग्लेशियल रीजन्स में कौन सा वेदरिंग टाइप्स होगा? फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन हमने वेदरिंग में, याद करो हमने एक फ्रॉस्ट एक्शन की बात करी थी, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बात करी थी, ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन बात करी थी, फ्रॉस्ट एक्शन बात करी थी। तो फ्रॉस्ट एक्शन क्या होता है कि जो छिद्र होता है ना उसके अंदर जो है बर्फ जम जाते हैं, और वो बर्फ जब भी जमता है ना तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज करती है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो रॉक्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, जिसके वजह रॉक्स जो है टूट जाते हैं। तो ये जो प्लकिंग होता है वो जो फ्रॉस्ट एक्शन से जो रॉक्स कमजोर हो जाते हैं तो उनके पार्ट्स को डिटैच करके जो आइस होता है वो अपने अंदर इंबेड कर लेता है। तो लार्ज पार्टिकल्स ऑफ वेल जॉइंटेड रॉक्स आर डिटैच्ड बाय द मूविंग ग्लेशियर्स। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड प्लकिंग। जैसे सपोज मान लो ये जो है एक सरफेस है, अब यहां क्या है कि फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से थोड़ा सा जो इसका रॉक सरफेस है वो लूज हो गया है। अब इसके ऊपर से ये ग्लेशियर जाएगा तो इन सब को डिटैच कर लेगा और डिटैच करके अपने अंदर इंबेड कर लेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लकिंग, पहली चीज। दूसरा होता है एब्रेजन। अब ये प्लकिंग करके सेडिमेंट्स को या रॉक फ्रेगमेंट्स को जो अपने अंदर अटैच कर लेता है, तो इसके अटैचमेंट की वजह से जो सरफेस होता है ग्लेशियर्स का वो स्मूथ नहीं होके वो सैंड पेपर की तरह हो जाता है, मतलब खुद जो है वो खुदरा सा हो जाता है, और वो जो प्लक्ड जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वही एक स्क्रैच करने लगते हैं रॉक बेड पे। तो दिस इज कॉल्ड एब्रेजन। समझ में आ रही बातें? अब ये ग्लेशियर है, पहले स्मूथ था, अब इसके अंदर जो है रॉक फ्रेगमेंट्स चले गए, ये रॉक फ्रेगमेंट्स इसमें इंबेड हो गए, नीचे में भी और साइड वॉल्स में भी, साइड वॉल्स में भी। अब ये जब आगे बढ़ेगा ये, तो अपने बेस पे ये जो रॉक फ्रेगमेंट्स इसके अंदर इंबेडेड हैं ये जो है घर्षण क्रिएट करेंगे, स्क्रैच क्रिएट करेंगे रॉक बेड पे, और उसकी वजह से जो इरोजन होगा इसको हम एब्रेजन बोलते हैं। उसी तरह से साइड वॉल्स भी, ये जो वैली वॉल्स है तो साइड वॉल्स पे भी ये स्क्रैच क्रिएट करेंगे, और इसकी वजह से जो स्क्रैचिंग होगा और इरोजन होगा इसको हम एब्रेजन बोलते हैं।
तो यहां का एब्रेजन थोड़ा सा अलग है रिवर वाले एब्रेजन से। रिवर वाले में वो इंपैक्ट करता था, तो यहां क्या कर रहा है, वो स्क्रैच कर रहा है। और कौन सा स्क्रैच कर रहा है, प्लक्ड फ्रेगमेंट्स जो अटैच हो गए हैं ग्लेशियर्स के साथ। तो दिस इज कॉल्ड एब्रेजन। एब्रेजन मतलब प्लक्ड मटेरियल्स आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द ग्लेशियर्स which used as a tools of erosion to erode the bed side and walls. This is called abrasion. तीसरा होता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग क्या होता है कि ये एक तरह का एब्रेजन का ही वेरिएंट है, लेकिन थोड़ा सा अलग है पॉलिशिंग के केस में। पॉलिशिंग में क्या होता है कि रॉक सरफेस जो ऑलरेडी अगर सपोज ये रॉक सरफेस है, ऑलरेडी ये स्मूथ नहीं है, ऐसे मतलब इसके ऊपर जो है छोटे छोटे फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन हैं। अब जब ग्लेशियर्स यहां से जाएगा तो ये सारे छोटे छोटे इनको ना लेके चला जाएगा, और जब यहां से पास हो जाएगा तो ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। अब जो इसके बाद बनेंगे ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं पॉलिशिंग। पॉलिशिंग मतलब कि ग्लेशियर्स जो है रॉक्स के ऊपर ऑलरेडी जो छोटे से डिप्रेशंस एलिवेशंस हैं उनको एकदम बराबर कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। पॉलिशिंग, एब्रेजन एंड प्लकिंग, ये तीन प्रोसेस होता है जो ग्लेशियल इरोजन्स के मैकेनिज्म्स कहलाते हैं। समझ में आ रही है तीनों में कोई दिक्कत? ये भी एक तरह का एब्रेजन ही होता है, क्योंकि रॉक सरफेस जो ग्लेशियर जा रहा है और उसके ऊपर इंपैक्ट कर रहा है, तो एक तरह का एब्रेजन ही हुआ। अब उस एब्रेजन की वजह से ये सरफेस स्मूथ हो जाता है, पॉलिश्ड हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड पॉलिशिंग। अब सैंड पेपर से आप रगड़ते हो लोहे को, तो लोहे के ऊपर जो जंग लगा होता है वो सब साफ हो जाता है, तो पॉलिश्ड हो जाता है। इन द सेम वे ये एब्रेजन जो है पॉलिशिंग को क्रिएट करता है। कोई दिक्कत? कई जगह आपको केवल प्लकिंग और एब्रेजन ही मिलेगा। पॉलिशिंग इज जस्ट ए वेरिएंट ऑफ एब्रेजन, जो स्टैंडर्ड बुक्स में दिए होते हैं, क्योंकि पॉलिशिंग को कई बार हम लोग एब्रेजन ही मान लेते हैं। अब ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। ये नाम सब याद रखना, ये लैंडफॉर्म्स हैं, ये फीचर्स के नाम हैं। ग्लेशियल ट्रफ या यू शेप्ड वैली ये क्रिएट होता है। सर्क या कोड़ी, ये जो सर्क कोड़ी है, ये सब नाम जो है फ्रेंच, जर्मन, ये सब नाम सुना होते हैं। कोड़ी जो है स्कॉटलैंड में बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इरोजनल फीचर्स हुए। क्या होते हैं, क्या इनका शेप होता है और कैसे फॉर्म होते हैं, ये अभी हम बात करेंगे। हैंगिंग वैली, राइट। हॉर्न या पिरामिडल पिक, पिरामिडल पिक या हॉर्न जो होता है ये एक इरोजनल फीचर होता है। एरीट, राइट। बर्गसंड, इसको बर्चेंड बोलते हैं, ठीक है। नाम अलग अलग है, थोड़ा सा इस प्रोनाउंसिएशन करने में आप लोगों को दिक्कत होगा प्रोनाउंस करने में, क्योंकि ये जो है मेनली नॉर्वेजियन नाम है, स्कॉटिश नाम है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का नाम है, ठीक है। तो बर्चेंड, ग्लेशियल स्ट्रिएशन और रॉस माउंटेनी, ये इतने सारे फीचर्स होते हैं जो इरोड करके ग्लेशियर्स बनाते हैं। ग्लेशियर के इरोजन की वजह से होता है। फिर डिपोजिशन से क्या होता है, मोरेन्स बनता है, आउटवाश प्लेन बनता है, स्कर्स बनता है, ग्लेशियल टिल एंड ग्लेशियल फ्लोर होता है। एक्चुअली ये फीचर नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ग्लेशियल टिल्स एंड ग्लेशियल फ्लोर जो होते हैं वो सेडिमेंट्स को बोलते हैं जो डिपोजिट करता है ग्लेशियर्स, और यही इन्हीं के डिपोजिशन से ड्रमलिन्स बनता है या बहुत सारे बनते हैं। ग्लेशियल इरेटिक्स और ड्रमलिन्स, ये सब जो है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं। कभी नाम सुने हो इन सब का? कभी सुना ही नहीं है नाम? अच्छा ठीक है, आप लोग 11th-12th का ज्योग्राफी नहीं पढ़े होगे ना, क्योंकि 6-7 में बहुत ज्यादा ये दिया नहीं है। 11th के आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना, फिजिकल ज्योग्राफी में, तब ये सब नाम मिलेंगे। तो ये सब नाम जो है आप याद रखना हमेशा, क्या इसका शेप होता है और कैसे बनता है, ये तीन चीज बस याद रखनी है आपको। इनको कभी भी पूछा जा सकता है कि डिस्कस द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स या डिस्कस द इरोजनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। तो ये इरोजनल हो गए, ये डिपोजिशनल हो गए। जैसे वहां हम लोग रिवर में किया था ना इरोजनल डिपोजिशनल, उसी तरह से। अब इस पिक्चर को देखो, थोड़ा आपको समझ में आएगा। देखो ये जो वैली है, यहां ग्लेशियर्स थे पहले, कभी ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए, और ग्लेशियर्स जब खत्म हो गए तो इस तरह के फीचर्स बन गई है। अब इन फीचर्स में देखो, ये हो गया यू शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली ये हो गया, पूरी तरह से एकदम यू शेप्ड वैली होगा, जिसके जो वॉल्स होंगे वो वर्टिकल होंगे और जो फ्लोर होगा वो फ्लैट होगा, तो इसको यू शेप्ड वैली बोलते हैं, बड़ा सा, राइट। अब देखो सर्क क्या होता है, सर्क ये है, ये वाला सर्क कैसे बनता है, तो यहां आइस था, ग्लेशियर का एक छोटा सा मास जो है यहां पे पड़ा हुआ था, तो उस मास के पड़े होने की वजह से नीचे का जो सरफेस है थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, और साइड का और बैक का वो उठा रह गया, राइट। तो ये बाउल शेप्ड फीचर होता है, बाउल की तरह होता है, बिल्कुल इस तरह से
आर्म चेयर की तरह ऐसे, यहां पूरा ग्लेशियर था तो ये थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया, और दोनों साइड वॉल्स भी इसके ऊंचे हैं, और पीछे का जो हेड वॉल है ये भी ऊंचा है। तो इस तरह के फीचर्स को हम सर्क या कोड़ी बोलते हैं। कोड़ी स्कॉटलैंड में सर्क को ही बोलते हैं, तो सर्क या कोड़ी होता है। अब ये जो बाउल शेप्ड ये है, ये पानी भर जाता है या ग्लेशियर्स मेल्ट होने के बाद, जैसे इसमें बढ़ गया है, तो इसको जो हम लोग कोड़ी लेक बोलते हैं या सर्क लेक बोलते हैं या टार्न लेक भी बोलते हैं। तो ये सब होते हैं, तो ये सर्क हो गया। उसके बाद फिर आपका होता है हैंगिंग वैली। जैसे ये सब जो होंगे ये हैंगिंग वैली होते हैं। ये हैंगिंग वैली क्या होता है कि जो मेन वैली होता है वाइड यू शेप्ड वैली, ये एक ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर थे। यहां पे एक बड़ा ग्लेशियर गुजर रहा था मेन, और इसको ऐड कर रहे थे यहां से छोटे छोटे ग्लेशियर्स। यहां भी एक ग्लेशियर था सर्क पे भी, वो ग्लेशियर नीचे नीचे सरकते सरकते ये इसी की तरह एक हैंगिंग वैली बना दिया। ये सब आके ये बड़े वाले ग्लेशियर्स में मिल जाते थे। तो चूंकि बड़े वाले ग्लेशियर्स में सब मिल जाते थे, तो इनकी जो हाइट थी, ये डिप्रेशन था, ये कम था और ये बहुत नीचे था। तो ये लोग कुछ ऐसे वैली जाते हैं कि ये वैली ऊपर जा रहे हैं, आराम से नीचे डिप हो जा रहे हैं। तो दे आर कॉल्ड हैंगिंग वैलीज। दे आर फॉर्म्ड बाय ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स। मतलब ग्लेशियर्स ऐसा था कि एक लार्ज ग्लेशियर्स ऐसे चल रहा है जो वाइड शेप्ड वैली, वाइड यू शेप्ड वैली बना रहा है, और इसको ऐड कर रहे हैं ऐसे छोटे छोटे ग्लेशियर्स चारों तरफ से। तो ये जो छोटे ग्लेशियर्स के द्वारा छोटा सा सैलो वैली बनाया गया, ये बहुत डीप हो गया, और ये आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि ऊपर जो है पहले तल्ले पे, दूसरे तल्ले पे एक और वैली बनी हुई है छोटी सी। तो दीज आर कॉल्ड हैंगिंग वैलीज, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। These all are hanging valleys। तो हैंगिंग वैलीज हो गया। अब होता है एरीट। क्या होता है? तो एरीट बनता है जब दो कोड़ी या दो सर्क, एक माउंटेन के दो साइड में दो सर्क बन रहे हैं, तो दोनों सर्क के बीच का जो वॉल होता है ना, वो लैटरल इरोजन की वजह से एकदम शार्प बन जाता है। समझ रहे हो? जैसे ये माउंटेन है, ये माउंटेन है सपोज, 3 डायमेंशनल समझ लो। यहां एक बन गया है आपको सर्क, और यहां बन गया है सर्क। ये दोनों सर्क के बीच में एक वॉल है माउंटेन का। अब ये सर्क के पास जो ये होते हैं ग्लेशियर्स होते हैं, इनके मूवमेंट की वजह से ये लैटरल इरोजन भी होता है, वर्टिकल इरोजन भी होता है। तो इस लैटरल इरोजन की वजह से ये बीच का जो वॉल है वो इरोड होकर एकदम पतला नोकीला सा बन जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड अरीट। ये जैसे देखो नोकीला सा बन गया है, ये अरीट हो गया। एक जो सर्क इधर था, एक जो सर्क इधर था, दोनों के बीच में एक वॉल था। पहले ये पूरा चौड़ा वॉल था, अब ये इरोज होते 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 पतला शार्प एज टाइप बन गया है, एंड दिस इज कॉल्ड अरीट। समझ आ रही है? अब हॉर्न क्या होता है? हॉर्न को पिरामिडल पिक भी बोलते हैं। हॉर्न कैसे बनता है? तो सपोज ये माउंटेन था, ठीक। अब इसके तीन या चारों तरफ सर्क्स बने हुए हैं, और तीनों चारों तरफ के सर्क के नीचे जाने की वजह से जो उनका साइड बैक वॉल है, हेड वॉल है, वो सब जो है इरोड हो गए हैं, और इरोड होके ऐसे एकदम नोकीला सा ऊपर निकलता है, और दिस इज कॉल्ड हॉर्न। दिस इज कॉल्ड पिरामिडल पिक और हॉर्न बोलते हैं इसको, राइट। तो ये जो होता है हॉर्न होता है। तो हॉर्न कैसे बना? ये देखो, यहां से एक सर्क हो गया, एक सर्क हो गया, पीछे भी एक सर्क होगा, उधर साइड भी सर्क होगा। तो चारों तरफ से सर्क्स क्या हुए हैं कि ऐसे एक हॉर्न टाइप का बना देते हैं फीचर्स को, एंड दिस इज कॉल्ड हॉर्न, और इसको पिरामिडल पिक भी बोलते हैं। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट पिक्चर से और समझ में आएगा। पहले हम एक बार देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करना। अब देखो इस पिक्चर को देखो, सॉरी, इस पिक्चर को देखो। ये हो गया मेन ग्लेशियर्स यहां थे, तो ये वाइड यू शेप्ड वैली हो गया। ये इसके हैंगिंग वैलीज हो जाएंगे, ये हैंगिंग वैलीज हो गए, ठीक है, जो ऊपर में ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स द्वारा बनाए हो गए हैं। ये कोड़ी या सर्क हो जाता है, कोड़ी सर्क हो गया। ये पिरामिडल पिक हो जाएगा। अब इसको देखो, यहां पे एक कोड़ी था, एक यहां पे कोड़ी था, इन दोनों के बीच का ये जो बाउंड्री है जो बिल्कुल शार्प हो गया है, इसको अरीट बोलते हैं, ठीक है। हैंगिंग वैली समझ गए? अब ये हैंगिंग वैली जो होती है ना, आज के टाइम में यहां पानी जो है नीचे आके और मेन वैली में गिरती है, तो एक तरह का ये वाटरफॉल बन जाता है। तो इसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली वाटरफॉल। हैंगिंग वैली वाटरफॉल जनरली ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स में बनते हैं, जहां की हैंगिंग वैली से पानी आके और मेन यू शेप्ड वैली में गिरती है, और इसके गिरने से ये क्या बनता है? ये वाटरफॉल। तो ये होता है हैंगिंग वैली वाटरफॉल, ठीक है।
उसके बाद मोरेन्स क्या होते हैं ये सब आगे हम बात करेंगे, क्योंकि ये मोरेन्स जो होते हैं ये डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। ठीक है, ये जो यू शेप्ड वैली जो बनी हुई है ये कैसे बनती है, क्या ऐसा होता है, ग्लेशियर्स ने इसको बनाया है? तो बनाया है ग्लेशियर्स ने, लेकिन एक्चुअल में ये पहले वी शेप्ड रिवर वैलीज थी। तो जो वी शेप्ड रिवर वैलीज जो प्लिस्टोसिन आइस एज के पहले थे, क्योंकि रिवर्स तो लाखों साल से है ना, पहले 25,000 30,000 साल पहले प्लिस्टोसिन था, तो पहले जो वी शेप्ड वैलीज थे दे वेयर कवर्ड बाई आइस, वहां पे आइस आ गए प्लिस्टोसिन एज में, और वो आइस जब प्लिस्टोसिन एज गया और वो आइस जब स्लाइड करने लगे एज ए ग्लेशियर्स, तो जो वी शेप्ड वैलीज रिवर की थी जो हमने कल डिस्कस की थी उसको ग्लेशियर्स ने काट के यू शेप्ड बना दिया। तो these U-shaped valleys are the erstwhile V-shaped valleys that are carved in U-shape by the glaciers। समझ में आ रही है? by the large glaciers। तो U-shaped वैली कैसे बना समझ गए। ये हैंगिंग वैली कैसे बनेगा? तो ये ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स होते हैं, ये पहले के रिवर वैलीज नहीं हैं। ये जो है पहले के रिवर वैलीज नहीं है, ये जो है यहीं पे ग्लेशियर्स आए और ग्लेशियर्स ने खुद बनाया इनको। लेकिन ये जो वाइड यू शेप्ड वैलीज हैं वो अर्लियर रिवर वैलीज थे जिनको काट के वाइड यू शेप बना दिया ग्लेशियर ने। समझ में आ रही है? ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स हम लोग कर रहे हैं अभी, कोई दिक्कत? तो अब ये सारे फीचर्स को आपको वन बाय वन डिस्कस करना है कि क्या होते हैं। बीच बीच में और भी चीजें देखो, ये ग्लेशियल ट्रफ होता है। ग्लेशियल ट्रफ आपने देख लिया, जो यू शेप्ड वैलीज को ही हम ग्लेशियल ट्रफ बोलते हैं। ये पहले स्ट्रीम कट वैली थे, स्ट्रीम मतलब रिवर कट वैली। ये रिवर कट वैली बाद में मॉडिफाई किया गया ग्लेशियल एक्शन द्वारा और यू शेप्ड बना दिया गया। ठीक है, ये मैच्योर स्टेज ऑफ वैली फॉर्मेशन इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये यू शेप होता है। यू शेप मैच्योर होता है, वी शेप जो है जो तुम क्या बोलते हैं, क्या यूथफुल स्टेज होता है। अब ग्लेशियल मास हेवी होता है, मूविंग स्लोली होता है, तो इरोजनल एक्टिविटी इसकी यूनिफॉर्म होती है, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जो है वहां पे अच्छे से इसमें बनता है। इसकी साइड जो होता है बिल्कुल स्टिप होती है और जो बॉटम होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, मतलब यह कुछ ऐसे बनता है। तो इसकी साइड बिल्कुल स्टिप होगी और जो बॉटम होगा वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होगा। तो दिस इज यू शेप्ड वैली और ग्लेशियल ट्रफ। अर्लियर इट वाज लाइक दिस, लेकिन इस पे जो है आ गए ग्लेशियर्स और इधर से भी इसको इन्होंने इरोड किया, इधर से भी इरोड किया, इसको भी किया, एंड दे फॉर्म्ड ऐसे। तो वी शेप्ड वैली जो रिवर्स ने बनाई थी इसको यू शेप्ड वैली में मॉडिफाई कर दिया ग्लेशियर्स ने, एंड दैट बिकम्स द ग्लेशियल ट्रफ। कोई दिक्कत? तो ग्लेशियल ट्रफ क्या होता है, इसके फीचर्स हो गए ये कि फ्लैट फ्लोर, स्टीप वॉल्स, ठीक है, और बाकी कैसे बनता है ये आप जान गए। सर्क, अब देखो ये ओरिजिनल इमेज है सर्क का। ऐसा सर्क बनता है, इधर से भी वॉल, इधर से भी वॉल, पीछे से भी वॉल, और केवल सामने से ये खुला होता है जहां से ये ग्लेशियर मेल्ट होकर बाहर जाता है। तो ये जो सर्क बनता है इसमें जो डिप्रेशन होते हैं वो आइस के मास की वजह से होता है, आइस के वेट की वजह से होता है। नीचे जो है अंदर थोड़ा सा डिप्रेस्ड बन जाता है, तो ये बाउल शेप्ड होता है, एम्पी थिएटर लाइक इसको बोलते हैं। एम्पी थिएटर मतलब बोलते हैं कि बीच में डिप्रेशन है और 3 साइड से उठा हुआ है और बाहर से जो है ओपन है, तो इसको एम्पी थिएटर वर्ड बोलते हैं। जैसे कुर्सी होता है ना थिएटर में ऐसे बैठने वाला कि सब जगह से एकदम उठा हुआ, पीछे एकदम हेड वॉल टाइप उठा हुआ, आगे से जो है आपके निकलने के लिए, तो दैट लाइक है सड़क बनता है। तो ये डिप्रेशंस होते हैं जो ग्लेशियर्स कार्व करते हैं माउंटेन्स और वैलीज में। साइड वॉल्स इनका हाई एलिवेशन होता है, बैक भी इनका हाई होता है, आगे से ये होते हैं, और बीच में जो होते हैं छोटे से गड्ढे होते हैं जिसमें पानी भर जाता है, तो इसको हम लोग सर्क लेक, कोड़ी लेक या टार्न लेक बोलते हैं। समझ में आ रही है? लेक, LAKE। तो ये हो गया आपका। और देखना तो देखो, यही देखो, ये जो ग्लेशियर्स थे तो इसकी वजह से ये डिप्रेशन यहां पे डेवलप हो गया। ये पीछे से हेड वॉल है, इधर से साइड वॉल भी खड़ा है, इधर से भी साइड वॉल है, आपको दिखाने के लिए ये साइड वॉल हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशंस बन गया, इधर से बन गया ऊंचा, इधर से ऊंचा हो गया, उधर से ऊंचा हो गया, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सर्क। और ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे तो इसमें पानी भर जाएगा, एंड दिस विल बिकम कोड़ी लेक, सर्क लेक या टार्न लेक। सर्क को ही कोड़ी बोलते हैं। आपका जो आधा घंटा छूटा है ना वो वीडियो में देख लेना, ठीक है, पूरा उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली हमने अभी डिस्कस किया कि हैंगिंग वैली क्या होता है, ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स होते हैं। जो मेन ग्लेशियर चल रहा है साइड साइड से ग्लेशियर्स जो है इनको ज्वाइन करते हैं, तो जो ट्रिब्यूटरी छोटे छोटे ग्लेशियर्स होते हैं इनके द्वारा जो वैली बनाई जाती है वो क्या बन रहा है, हैंगिंग वैली बन जाता है। कई बार ये जो सर्क के आइस होते हैं ना वही आगे निकलते हैं और आगे निकल के और मेन ग्लेशियर्स में मिल जाते हैं और वो हैंगिंग वैली बनाते हुए चले जाते हैं।
तो दिस इज कॉल्ड हैंगिंग वैली। हायर एलिवेशंस पे होता है वो, अचानक से वहां से पानी गिरता है नीचे, तो हैंगिंग वैली वाटरफॉल भी उसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? एरिट और हर्न क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया। एरिट स्टिप साइडेड शार्प टिप समिट होता है, दो सर्क के बीच का जो वॉल होता है ना वो इरोड होके और एकदम शार्प बाहर निकल जाता है चाकू की तरह, नुकीला, तो इसको एरिट हम लोग बोलते हैं। हॉर्न होता है जब कोई पिक होता है, उसके चारों बगल सर्क हैं, 3 या 4 बगल सर्क हैं और सारे हेड वॉल्स इरोडेड हैं, तो ऐसे एकदम नोकीला निकलता है बाहर ऊपर, उसको हॉर्न या पिरामिडल पिक बोलते हैं। तो ये सब हमने पिक्चर्स में दिखा दिया था आपको। देखो ये हो गया एरिट, दो कोड़ी, दो इसके बीच में, ये हो गया हॉर्न। हॉर्न क्या होता है? ये पिक को हॉर्न बोलते हैं क्योंकि इसके 3 या 4 साइड में सर्क होते हैं और वो सर्क के नीचे मतलब इरोजन की वजह से ये पूरा निकल के आ जाता है। समझ में आ रही बात है? हम लोग ने इसको डिस्कस कर लिया था एंड यू आर नॉट देयर, दैट्स व्हाई आई रिपीटेड। नेक्स्ट आपका आता है ग्लेशियल स्ट्रिएशंस। ग्लेशियल स्ट्रिएशंस क्या होता है? ग्लेशियर्स जहां से चले गए रॉक सरफेस पे, तो वो रॉक सरफेस बड़ा ही मतलब उसके ऊपर स्क्रैचेस दिखते हैं। तो वो स्क्रैच किसकी वजह से होता है? एब्रेजन की वजह से होता है। एब्रेजन क्या बताया था मैंने कि ग्लेशियर्स जो है अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं कटिंग टूल्स, और जब वो उसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो वो जो कटिंग टूल्स होते हैं वो स्क्रैच क्रिएट कर देते हैं रॉक सरफेस में, एंड दिस काइंड ऑफ स्क्रैच डिमार्केट द डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर्स। स्क्रैच जैसे बने होते हैं ना, तो उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये ग्लेशियर्स ऐसे गया, तो ये एक मार्क छोड़ जाते हैं, अपना फुट मार्क छोड़ जाते हैं ग्लेशियर्स, तो इसको बोलते हैं ग्लेशियल स्ट्रिएशंस। बहुत सारे आप मतलब पहाड़ों में देखोगे ना तो इस तरह के स्ट्रिएशंस आपको मिलेंगे। दिस काइंड ऑफ स्ट्रिएशंस आर व्हाट? ग्लेशियल स्ट्रिएशंस। आपको कोरी लेक, टॉर्न लेक के बारे में बताया ना। नैनीताल आपने देखा है? नैनीताल गया कभी? नैनीताल का जो लेक है ना वो एक तरह का कोरी लेक है क्योंकि वहां एक ग्लेशियर्स गया था और ग्लेशियर्स जो है वो बना दिया था। नैनीताल में देखोगे आप कि 3 साइड से पहाड़ है और एक साइड से नीचे जो है ओपन है जो जाके हल्द्वानी में जाता है। ठीक, तो इट इज जस्ट लाइक ए व्हाट? अ कोरी लेक, सर्क लेक, राइट। तो उतने बड़ा होता है सर्क लेक, मतलब आप छोटा मत समझ लेना, बड़े बड़े होते हैं ये। दूर से आप देखोगे ना तो यही पिक्चर जैसा वो दिखेगा। ठीक, तो ये होता है ग्लेशियल स्ट्रिएशंस। ग्लेशियल स्ट्रिएशंस जो है वो रॉक सरफेस पे पाया जाता है जहां से ग्लेशियर्स गुजरा है पास्ट में, तो उसकी वजह से ना एक परमानेंट स्क्रैच छोड़ जाता है, तो दीज आर कॉल्ड द ग्लेशियल स्ट्रिएशंस। कोई दिक्कत? ये होता है रॉश माउंटेनी। एक्चुअली ये एक रेसिडुअल माउंटेन की तरह होता है। रेसिडुअल माउंटेन जो कि पूरी तरह से इरोड नहीं हो पाया ग्लेशियर्स द्वारा। ग्लेशियर्स इधर से गए और इधर से चले गए, तो इधर से जो गए तो वो इन्होंने एब्रेजन किया, तो इससे जेंटल स्लोप मिल गया, और इधर साइड में इन्होंने प्लकिंग करके थोड़ा सा इसको उबड़ खाबड़ बना दिया। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे माउंटेन्स, एकदम हिल्स छोटे छोटे आइसोलेटेड ग्लेशियर माउंटेन्स में आपको दिखेंगे, मतलब हिल लैंडस्केप्स में ऐसे तरह के छोटे छोटे हिल्स दिखेंगे, एंड दे आर कॉल्ड रोश माउंटेनी। ये बनते हैं, ये इनको बोलते हैं रेसिडुअल रॉक ह्यूमॉक। ह्यूमॉक को बोलते हैं छोटा सा हिल्स, एकदम स्मॉल हिल्स को ह्यूमॉक बोलते हैं, जो इस तरह के साइज का होता है। तो ये जो रॉक ह्यूमॉक होता है रेसिडुअल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे वेयर अर्लियर लार्ज but they have been eroded by the glaciers and the remaining part is projected like this and this is called roche mountainy। तो किसी माउंटेन के ऊपर से ग्लेशियर गया और उसको इरोड करके एक छोटा सा अपना पीछे छोड़ गया, दिस इज कॉल्ड रॉस माउंटेनी। एक साइड से ये जेंटली स्लोपिंग होता है, दूसरे साइड से थोड़ा सा वो मतलब स्टिप स्लोपिंग होता है, क्योंकि इधर से एब्रेजन होता है और इधर से प्लकिंग होता है, क्योंकि यहां से ना अचानक से ये गिरता है तो उधर से प्लक कर लेता है, तो इसलिए ये बन जाते हैं प्लकिंग। समझ में आ रही है? ये क्या होता है? बर्चन। ये बर्चन क्या होता है? ये जो कोरी या जो भी ग्लेशियर्स यहां पे बने होते हैं ना, तो ये जब आगे मूव करते हैं तो अगर ये मूव करते समय इनके पास स्नोफॉल और नहीं हुआ तो इनके बीच में दरार बन जाते हैं। ये मतलब कि ये जो इनका हेडवॉल है पीछे का, इससे जब भी आगे बढ़ता है ग्लेशियर्स तो इसके बीच में एक दरार सा बन जाता है एकदम डीप, जिसको हम बर्चन बोलते हैं। आप देखोगे ना कभी भी आइसबर्ग्स वगैरह पे जाओगे, कहीं माउंटेन्स पे, हाई रिचेस पे, जो पिक्स पे, नंदा देवी पिक पे जो लोग जाते हैं, जो ट्रैकर्स होते हैं, जो ट्रैक करते हैं आइस पे, तो उनको जगह जगह गड्ढा सा दिखता है।
वो मूवीज में भी आप देखते होंगे। तो जो गड्ढा सा दिखता है ना, वो बर्चेंड होता है, वो इस ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से बनता है। जो ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, वो टूट जाते हैं बीच से, और टूट के जो एक डीप सा दरार बन जाता है, जिसको हम बर्चेंड बोलते हैं। तो ये जो है लैंडफॉर्म्स है, ये आइस के ऊपर होता है। ये जो है सरफेस, रॉक सरफेस पे नहीं होता है। जहां अभी ग्लेशियर्स हैं, वहां आपको दिखेंगे ऐसे बहुत सारे दरार। तो ये दरार जो होते हैं क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स, किसको? ट्रैकर्स को। अब ट्रैकर्स को क्रॉस करना है तो इसके लिए इनको ब्रिज बना के क्रॉस करना पड़ता है, या ये जगह बहुत खतरनाक होता है, आप अंदर चले जाओगे, ठीक है। या छोटे छोटे जो दरार्स होते हैं आइस के ऊपर, वो क्रिवेसेस होते हैं। और ये दरार बनते हैं ना कि जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं ना, तो कुछ जो है अटैच्ड हैं इस रॉक सरफेस की वजह से, कुछ आगे निकल गए, तो जिसकी वजह से बीच में दरार पड़ गया। या इस आइस के बीचों बीच भी कई बार दरार पड़ जाता है ड्यू टू डिफरेंशियल मूवमेंट। इसके आगे वाले पोर्शन को सपोज स्लाइड मिल गया, यहां पर रेसिस्टेंस हो गया, तो इन दोनों के बीच में ना ऊपर में दरार बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो सच काइंड ऑफ क्रैक्स आर कॉल्ड क्रीवासेस। और एक लंबा सा डिप जो बन जाता है तो उसको बोलते हैं बर्चन। समझ में? तो ये आइस के ऊपर होता है, समझ रहे हो ना, ग्लेशियर के ऊपर होता है, ये लैंड के ऊपर नहीं होता है। समझ में आ रही बात है? तो इसको बर्चन बोलते हैं। मेनली देखो, ये सब बर्चन या ये जो ग्लेशियल माउंटनी है, ये आपको ज्यादा नहीं पूछेगा जीएस में, क्योंकि ये जनरली ऑप्शनल वाले बुक्स में दिए होते हैं। बाकी आपको जो मेन याद रखना है ना, इसके पहले वाला जितना हमने बताया है, एरिट, हॉर्न, हैंगिंग वैली, सर्क, ये सब आपको याद रखना है जो हमेशा, राइट? कोई दिक्कत? अब हम बात करने जा रहे हैं आपको ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर्स। इरोजनल फीचर्स हमने बात कर ली कि ये सारे फीचर्स जो है इरोजन की वजह से बनते हैं। अब हमें ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर्स बनते हैं कि ग्लेशियर्स द्वारा जो सेडिमेंट्स को डिपोजिट करके कौन कौन से फीचर्स बनते हैं। अब देखो, हमने यहां बात करी थी कि मोरेन्स की, कि मोरेन्स बनता है, आउटवॉश प्लेन्स बनता है, एस्कर्स बनता है, ग्लेशियल टिल एंड ग्लेशियल फोर्ड। दीज आर नॉट फीचर्स, दीज आर द नेम फॉर द सेडिमेंट्स। ये सेडिमेंट्स होते हैं जो एक्यूमुलेट होकर ग्लेशियल फीचर्स बनाते हैं। तो इसको फीचर्स मत समझना। ग्लेशियल टिल्स एंड ग्लेशियल फ्लोर, फ्लोर जो होता है बहुत पतला पतला सा सेडिमेंट होता है, सैंड से भी छोटा होता है, ठीक है। और ये जो लेक्स वगैरह में जाके ना, लेक्स को एक कलर प्रोवाइड करता है, मिल्की कलर या कोई भी कलर जो लेक्स को मिलता है ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ दिस ग्लेशियल फ्लोर्स। उसके बाद ग्लेशियल टिल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट कोबल्स, पेबल्स होते हैं, ठीक है, अभी हम बात करेंगे इनकी। ग्लेशियल इरेटिक्स और ड्रमलिन्स, ये सारे जो होते हैं डिपोजिशन की वजह से बनते हैं। कैसे बनते हैं, क्या शेप होता है, अभी हम बात करेंगे इसकी, ठीक है। तो देखो, ग्लेशियर्स जब चला जाता है तो बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स भी छोड़ जाता है। या ग्लेशियर्स जो है मेल्ट वाटर जब उसका करते रहते, ग्लेशियर्स होता है ना, तो उसकी मेल्टिंग भी साथ साथ होती रहती है। और मेल्टिंग की वजह से ना पानी निकलते रहता है साइड से, नीचे से, और वो पानी ना साथ में अपने सेडिमेंट्स घुला के लेके आते हैं, और ये सेडिमेंट्स कहीं पे इकट्ठा कर देते हैं, और जिसकी वजह से कई सारे डिपोजिशनल फीचर्स बन जाते हैं। तो ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर्स में आपको एक स्कर बनता है, ड्रमलिन बनता है, उसके बाद मोरेन बनता है, मोरेन के बाद आउटवॉश प्लेन बनता है। तो ये सारी चीजें बनती हैं। तो आउटवॉश प्लेन कैसे बनता है, तो जब ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाते हैं, तो मेल्ट करने के बाद ग्लेशियर्स के अंदर जो एम्बेडेड होते हैं, जो प्लकिंग से और जो इससे जो एम्बेड किया होता है, वो पानी के साथ जो है बहने लगता है, और बहने के साथ साथ कहीं पे वो इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा होके और एक प्लेन सा बन जाता है, एकदम बिल्कुल समतल सा जमीन, और उसको हम बोलते हैं हम आउटवॉश प्लेन। तो आउटवॉश प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय द मेल्टिंग वाटर फ्रॉम द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का जो मेल्टिंग वाटर होता है, इसके अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनके डिपोजिशन की वजह से जो प्लेन बनता है आगे में, इसको बोलते हैं आउटवॉश प्लेन्स, राइट। उसी तरह से ये एस्कर क्या होता है, इसको जो है ना बिना डायग्राम का आप नहीं समझ पाओगे, तो हम ना 1 by 1 डायग्राम से समझा रहे हैं आपको सब सारी चीजें। मोरेन हो गया, एस्कर हो गया, ऐसे बोलेंगे ना तो आप विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीजें आपने देखा नहीं होगा। ये ग्लेशियल टिल और ग्लेशियल फ्लोर क्या होता है, ये ग्लेशियल टिल्स जो होते हैं ना, और कुछ नहीं होते हैं, ये सेडिमेंट्स होते हैं। सेडिमेंट्स होते हैं, ये बड़े भी हो सकते हैं पत्थर, छोटे छोटे सेडिमेंट्स भी हो सकते हैं। बहुत छोटे होते हैं तो उनको ग्लेशियल फ्लोर बोलते हैं, जो सैंड से भी छोटे होते हैं। और जो बाउल्डर्स, पेबल्स, कॉबल्स के साइज के होते हैं, उनको ग्लेशियल टिल्स बोलते हैं। ये ग्लेशियल टिल्स कैसे बनते हैं, तो जो आइस का सरफेस होता है, जब आगे जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो उसके अंदर सेडिमेंट्स इंबेडेड होते हैं, और वो आइस जो है जब मेल्ट कर जाता है तो पीछे सारे सेडिमेंट्स को छोड़ जाता है। तो वो आप देखोगे कि एक ही जगह पे डिफरेंट डिफरेंट साइज के जो है सेडिमेंट्स पड़े हुए हैं। दे ऑल आर लेइंग देयर ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ आइस, that ice which had embedded such sediments inside it।
तो इसको बोलते हैं ग्लेशियल टिल्स। ये सब देखो ग्लेशियल टिल्स होता है, जहां भी ग्लेशिएटेड रीजन्स में देखोगे तो छोटे छोटे पत्थर जो है ऐसे ऐसे गिरे रहेंगे आपको। तो ये सारे चीजें जो है ना, आइस इनको लेके आया था, आइस मेल्ट होकर चला गया, इनको पीछे छोड़ गया। तो दीज आर कॉल्ड ग्लेशियल टिल्स, दीज आर द सेडिमेंट्स कैरिड बाय द आइस। ये कैसे पहुंचते हैं यहां पे, तो ये कहीं और पे से प्लक्ड होते हैं, माउंटेन के ऊपर साइड में, वो अपर साइड से ये ग्लेशियर्स ने इनको प्लग किया था, साथ इनको लेके आया और नीचे में मेल्ट होने के बाद ग्लेशियर्स इनको छोड़ गया। तो सच काइंड ऑफ सेडिमेंट्स आर कॉल्ड ग्लेशियल टिल्स। ग्लेशियल फ्लोर जो होते हैं फाइनर सेडिमेंट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, सैंड से भी छोटे होते हैं, और ये जनरली जो लेक्स होते हैं वाटर्स में जाके और मिल जाते हैं, और इनका कुछ कलर होता है अपना, क्योंकि रॉक्स के भी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं ना। तो ये जब पानी में जाके सस्पेंडेड या डिसॉल्व हो जाते हैं तो वाटर का जो कलर होता है, कहीं भी देखोगे ना कि ग्लेशियल रीजन्स में जो वाटर होते हैं ना वो कलरफुल होते हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ कलर का दिखेगा, और दैट कलर इज प्रोवाइडेड बाय दिस ग्लेशियल फ्लोर which are dissolved in the various lakes formed in the glacial landforms। समझ में आ रही है? तो ये ग्लेशियल टिल एंड ग्लेशियल फ्लोर होते हैं, ये कोई फीचर नहीं है, these are just the sediments, the accumulation of which will create the various features, various depositional landforms, right? तो इसलिए हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब लेटरल एंड मीडियल मोरेन, और एक होता है टर्मिनल और रिसेशनल मोरेन। ये मोरेन क्या होता है? देखो, मोरेन होता है कि जब भी ग्लेशियर मूव करता है तो साइड में, अपने साइड में या अपने आगे जो रॉक्स होता है उसको खरोचता है, खरोचेगा क्योंकि उसके ऊपर जो है वो इंपैक्ट होगा। खरोचने से छोटे छोटे कण जो होते हैं वो सेडिमेंट्स निकल के एक्यूमुलेट होते जाते हैं दोनों साइड। जैसे ये देखो, ये ग्लेशियर्स ऐसे चल रहा है, इसकी ये डायरेक्शन है, तो ये इधर के रॉक इधर के रॉक्स के साथ खरोच रहा है, और खरोचने से ये एक्यूमुलेट हो गए हैं बहुत सारे सेडिमेंट्स। ये एक्यूमुलेट होते होते सेडिमेंट्स जो है जब ग्लेशियर्स पार कर जाएगा तो ये सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होके एक दूसरे से चिपक के और एक रिज की तरह बन जाएंगे। अब इमेजिन करो कि ये ग्लेशियर यहां नहीं है तो ये आपको रिज की तरह दिखेंगे, एक सेडिमेंट्स के पहाड़ की तरह दिखेंगे, और ये हमेशा पहाड़ों में दिखते हैं कि ऐसा सेडिमेंट्स का बना हुआ है। मेन जो पहाड़ होता है वो तो बिल्कुल सॉलिड रॉक का बना होता है। अब एक आपको पहाड़ के किनारे किनारे एक रिज फॉर्मेशन दिखेगा जो बिल्कुल लूजली कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स का बना हुआ है, और वो भी एकदम रिज की तरह ऐसे बना हुआ है। तो सच काइंड ऑफ रिज फॉर्म्ड बाय द लूजली कंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स आर द मोरेन्स that were formed by the glaciers due to the scratching of the glaciers towards these rock surfaces। तो इनको मोरेन्स बोलते हैं। अब ये मोरेन्स भी तीन तरह के होते हैं, एक होता है लैटरल मोरेन्स, एक होता है मेडियल मोरेन्स, और एक होता है टर्मिनल मोरेन्स। ये जो ग्लेशियर्स चल रहे हैं तो अपने साइड में जो ये बना रहे हैं मोरेन्स, अपने दोनों साइड में, दोनों साइड से इनका होगा, तो इनको हम लोग बोलते हैं लैटरल मोरेन्स। दो ग्लेशियर्स आके मिल जाएगा जब, तो इन दोनों का जो साइड का मोरेन है ये भी मिल जाएगा, और फिर ये आके बन जाएंगे क्या, मेडियल मोरेन। और ग्लेशियर अपने फ्रंट साइड में जो रॉक सरफेस को स्क्रैच कर रहा है, और उसकी वजह से ये जो धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक रीज की तरह बन जाता है, इसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। समझ में आ रही बातें? तो लेटरल मोरेन, मीडियल मोरेन और टर्मिनल मोरेन। तो मीडियल मोरेन कैसे बनता है? तो दोनों, ये मीडियल मोरेन बना है दो लेटरल मोरेन से, लेकिन दो डिफरेंट ग्लेशियर से। ये इधर से एक आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों का ये कौन सा है, लेटरल मोरेन्स है, और ये लेटरल मोरेन्स दोनों आके यहां मिलके और मीडियल मोरेन्स बन जा रहे हैं। समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपका ये लेटरल एंड मीडियल मोरेन्स होते हैं। ये बनते हैं ग्लेशियली ट्रांसपोर्टेड रॉक एंड डेब्रिस से बनते हैं। दे फॉर्म ऑन द साइड्स ऑफ द ग्लेशियर्स, दोनों साइड में बनते हैं लेटरल, और एट द बाउंड्री बिटवीन द टू ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स। दो ग्लेशियर्स आके एक ग्लेशियर्स में मिल जा रहे हैं, तो इनका जो इंटरनल बाउंड्री है वो दोनों मिल जा रहा है, और ये मिलके क्या बन जा रहा है, मेडियल मोरेन्स बन जा रहे हैं। यही ग्लेशियर्स नहीं होता है ना, तो ये मोरेन्स जो है ऐसे एक पहाड़ की तरह, रिज की तरह दिखते हैं। तो हमने अंदाजा लगाया कि अच्छा ये ग्लेशियर्स ऐसे बनाए होंगे, तो इस तरह से हमने डिफाइन किया कि अच्छा लेटरल मोरेन ऐसे बना, मेडियल मोरेन ऐसे बना, राइट। अब देखो, अब जो आगे जो बनता है ये होता है टर्मिनल मोरेन होता है। ये ग्लेशियर्स के आगे बढ़ने की वजह से हो रहा है। कोई भी चीज आगे बढ़ेगा, आगे से रेसिस्टेंस मिल रहा है, फ्रिक्शन मिल रहा है, तो खरोच के जो है इकट्ठा करेगा, और इकट्ठा करते करते रिज बना देगा।
और कई बार ये जो होते हैं ना एक डैम का काम करते हैं, ये इतने बड़े रीज बन जाते हैं और मजबूत बन जाते हैं कि ये जो है एक डैम बना लेते हैं और इस ग्लेशियर्स को आगे नहीं जाने देते हैं। और ये डैम बना देंगे तो धीरे धीरे इनके बीच का जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद ये एक पानी की तरह एक यहां पे रिजर्वॉयर बन जाएगा, जिसके आगे ये टर्मिनल मोरेन ने डैम बना दिया है और इसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक। और कई बार ड्यू टू अर्थक्वेक या किसी कारण से अगर ये टूट गया तो ये सारा पानी जो है बाहर जाके और पूरा तबाही मचा देगा, जिसको बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ में हुआ था। लास्ट ईयर आप न्यूज में देखोगे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में क्वेश्चन भी पूछा था यूपीएससी ने ऑप्शनल में कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो होता है वो इसी लेक के टूटने से होता है। ये जो टर्मिनल मोरेन है ये डैम बना के और ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट होके एक रिजर्वायर पूरा ऊपर पहाड़ों पे बना हुआ है, और ये जब टूटेगा किसी कारण से तो आगे ह्यूज फोर्स के साथ पानी जो है फ्लो करेगा और उसके रास्ते में जो भी आएगा उसको डिस्ट्रक्ट करेगा, उसको बहा ले जाएगा। तो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम वाज देयर इन द ये। तो अभी एक साल पहले न्यूज में 2019 में सैटेलाइट इमेज से देखा गया कि उत्तराखंड केदारनाथ के ऊपर फिर से ग्लेशियल लेक्स बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं ग्लेशियल लेक्स बिकॉज ऑफ दिस टर्मिनल मोरेन्स। अगर टर्मिनल मोरेन नहीं होते तो ये अलाउ करते आराम से नीचे जाने के लिए, यही रोक लेते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लेक बन जाता है और ये मेल्ट हो जाते हैं तो लेक बन जाता है गर्मियों के दिन में। और यही फिर गर्मियों के दिन में जनरली जब बारिश होता है इसकी वजह से ये मोरेन टूटते हैं या किसी कारण से अर्थक्वेक से टूटे तो ये सारा पानी नीचे आके तबाही मचाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, जो हम नेचुरल डिजास्टर में इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे इसको। तो अभी के लिए बस जान जाओ, वहां हम बोलेंगे टर्मिनल मोरेन की वजह से बनता है, तो ये वाला पिक्चर हमेशा याद रखना, कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका टर्मिनल मोरेन क्या होता है, लेटरल मोरेन क्या होता है, मेडियल मोरेन क्या होता है, समझ गए। दीज आर डिपोजिशनल फीचर, ये डिपोजिशन से बन रहा है इसलिए हम इसको डिपोजिशनल फीचर्स बोलते हैं। अब आउटवर्स प्लेन्स क्या होते हैं? देखो आउटवर्स प्लेन्स होते हैं जब ग्लेशियर अपने सबसे नीचे पहुंच जाता है वैली से पास करते हुए, तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये मेल्ट होने की वजह से जो पानी निकल रहा है ग्लेशियर से, तो वो पानी के साथ साथ इंबेडेड रॉक्स और सेडिमेंट्स भी निकल रहे हैं। तो वो पानी जो है विथ लोडेड विथ सेडिमेंट्स आर मूविंग ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, और वहां वो बिछा के एक फ्लैट सरफेस बना देते हैं। दिस इज कॉल्ड आउटवर्स प्लेन। तो आउटवर्स प्लेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, and due to the melting of glaciers there are sediments embedded in the glaciers. Those sediments are deposited in a straight flat plane and that is stratified deposition material, जिसको हम क्या बोल देते हैं, आउटवर्स प्लेन बोलते हैं। और इस लेयर्ड सरफेस को जो कि टिल प्लेन भी बोलते हैं या आउटवर्स प्लेन भी बोलते हैं। टिल प्लेन इसलिए बोलते हैं कि वो जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ग्लेशियल टिल्स होते हैं। ग्लेशियल टिल्स के बारे में भी यही बताया था ना कि वो आगे जाके मेल्ट होकर और पीछे छोड़ जाता है, तो सेम वे में ये भी है। तो वो ग्लेशियल टिल्स होते हैं या आउटवर्स प्लेन्स इसको बोलते हैं। तो ऐसे देखोगे ना कि ऊपर में ग्लेशियर्स है सारे और नीचे में फुटहिल्स के पास ऐसे प्लेन्स बनते हैं। दिस काइंड ऑफ प्लेन्स आर कॉल्ड आउटवर्स प्लेन्स ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स। कोई दिक्कत? अब एस्कर क्या होता है? देखो एस्कर जो होता है वो एक फ्लैट सरफेस पे या वैलीज के ऊपर बीचों बीच एक रिज लाइक फॉर्मेशन होता है। वो रिज बहुत छोटा सा होता है, मतलब माउंट की तरह होता है, रिज भी नहीं होता है, समझ लो कि एक ढेर जो है सेडिमेंट्स का इकट्ठा होता है। तो इसको बोलते हैं हम एस्कर। ये बनता कैसे है? ये जो सपोज मान लो ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर के अंदर जो है एक हॉलो हो जाता है और इस हॉलो में पानी बहते रहता है ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ दैट ग्लेशियर्स। मतलब जहां ग्लेशियर है, सपोज ये वैली है, इस पे ग्लेशियर्स ऐसे पूरा जमे हुए हैं, तो इस ग्लेशियर के नीचे यहां पे एक हॉलो टनल बन जाता है और इस हॉलो टनल से इसी ग्लेशियर के द्वारा मेल्टेड वाटर बाहर आता है। तो ये मेल्टेड वाटर जो होता है वो अपने साथ में वो सेडिमेंट्स भी लेके आता है जो ये ग्लेशियर्स अपने अंदर इंबेडेड करके रखी थी। लेकिन ये जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं इसी टनल में, और ये जब ग्लेशियर्स जम के खत्म हो जाता है तो ये टनल जो है हार्ड बन के, जो टनल में जो बने थे वो एक एस्कर बन जाते हैं। तो इनको एस्कर बोलते हैं। अब ये देखो, ये दो एस्कर आके मिल रहा है, ये एक हो जा रहा है। ये दो ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर्स थे जो आके मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्लेशियर्स होता है ना, उसके अंदर उसी शेप में एक रिज लाइक फॉर्मेशन बन जाता है जिसको हम एस्कर बोलते हैं। और ये बिल्कुल रिज मतलब ऊंचा नहीं होता है, ये जो होता है एकदम पतला
सा माउंड की तरह होता है। और इन ये सब जब बने होते हैं तो इनके बीच में हम रोड भी बना देते हैं, और रोड का ये लोग इंटरलॉकिंग जो है का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये स्कर्स बनते हैं। समझ में आ गई? ये टनल देख रहे हो ग्लेशियर्स के अंदर बना हुआ नीचे में, और इस टनल से पानी हमेशा निकलते रहता है, और वो पानी के साथ सेडिमेंट्स भी होता है, वो सेडिमेंट्स डिपोजिट होता रहता है, और जब ये ग्लेशियर्स खत्म हो जाते हैं तो डिपोजिटेड सेडिमेंट्स जो होते हैं वो इस तरह का माउंट्स बन जाते हैं, जिनको हम एस्कर बोलते हैं। दिस इज द एस्कर। समझ में आ रही बात है? कोई दिक्कत? बाकी पिक्चर और ये पढ़ना धीरे धीरे सब कुछ समझ में आता रहेगा। अब ड्रमलिन्स क्या होता है? ड्रमलिन्स जो होता है आउटवर्स प्लेन पे ही, ड्रमलिन्स जो होते हैं आउटवर्स प्लेन पे ही जो ग्लेशियल टिल्स होते हैं वो इकट्ठा होके छोटे 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 हिल्स बन जाते हैं। इस शेप के हिल्स बन जाते हैं। ये तो आउटवर्स प्लेन हुआ जो स्ट्रेटिफाइड वे में डिपॉजिट हो गया, ग्लेशियल टिल्स तो आउटवर्स प्लेन हो गया। कहीं कहीं पे किसी कारण से ये जो है ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं इस तरह से, और ये जो है स्मॉल स्मॉल हिल्स बन जाते हैं। स्मॉल हिल्स मतलब कि छोटा छोटा ढेर की तरह, और इस तरह से बन के और पूरे सरफेस पे ये ऐसे दिखते हैं जैसे अंडे का बास्केट हो, टोकरी हो। ये अंडे ओवल शेप्ड होते हैं तो इसलिए अंडा की तरह दिखते हैं। एक साइड से ये पूरा मतलब जेंटल होगा, दूसरा साइड से स्टिफ हो जाएगा। तो इस तरह से ओवल शेप्ड होते हैं, और इनको पूरे ड्रमलिन बोलते हैं, और बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी इनको बोलते हैं। अब इसको पिक्चर में देखो, समझ में आ जाएगा। इस पिक्चर को देखो, दीज आर ड्रमलिन्स। These are formed due to accumulation of the glacial tills and sediments. These accumulations are in the form of oval shaped because of any obstruction or anything. और ये ऐसे जो है ना एक पैटर्न में, डायगोनल पैटर्न में सेट होके आपको फ्लोर्स पे ऐसे दिखते हैं आउटवर्स प्लेन्स के ऊपर, और इनको हम ड्रमलिन फील्ड बोलते हैं जहां बहुत सारे ड्रमलिन पाए जाते हैं। और इनको हम बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी बोलते हैं, क्योंकि ये दूर से ऐसे दिखते हैं जैसे किसी बास्केट में एग रखे गए हों, क्योंकि ये ओवल शेप्ड होते हैं एग के शेप्ड के, तो इसलिए इसको ड्रमलिन बोलते हैं। यूपीएससी में मेंस में 2012 में नहीं 2014 में बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी के लिए क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, एक्सप्लेन द बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। मतलब कि वहां आपको ड्रमलिन को एक्सप्लेन करना था। आपको नहीं पूछेगा जीएस में, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको अब ये पूछने लगे कि ड्रमलिन कैसे बना, फॉर्मेशन बताओ, उसके मैकेनिज्म्स बताओ, देन दैट इज टू डीप। समझ में आ रही है ना? वो तो ऑप्शनल वाले वही पागल हो रहे थे कि क्यों पूछा ये क्वेश्चन इतना शॉर्ट। तो इसलिए बस आप याद रख लो कि ड्रमलिन होता क्या है, ओवल शेप्ड डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल टिल्स की वजह से बनता है। अब ये इस शेप में ही क्यों बनता है इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ग्लेशियल टिल्स समझ गए, सॉरी ड्रमलिन समझ गए। अब एक होता है ग्लेशियल इरेटिक्स। ये ग्लेशियल इरेटिक्स क्या होता है? देखो, ग्लेशियल इरेटिक्स होता है कहीं पे दूर में एक बड़ा सा रॉक पड़ा हुआ है, और हमें यह पता नहीं चल रहा कि यह रॉक आया कहां से। इस रॉक का जो ओरिजिन है या उसके जो सराउंडिंग है उसका कंपोजिशन इस रॉक के कंपोजिशन से अलग है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई दूर से ये रॉक लेके आके यहां रख दिया है। तो क्वेश्चन था कि आखिर कौन रखा है। तो हमारे दिमाग में आया था कि ग्लेशियर्स जो थे वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स दूर तक जाके और अपने अंदर बड़ा सा रॉक को इम्बेड करके और दूर गए और वहां मेल्ट हो गए और पीछे छोड़ गए एक रॉक को, और ये रॉक आइसोलेटेड फॉर्म में दूर पड़ा हुआ है। और इसका जो ओरिजिन है, जो इससे मिलता जुलता जो इसका पेरेंट रॉक है, वो कहीं दूर पहाड़ों में पड़ा हुआ है। इसका मतलब कि उस पहाड़ों से एक बड़ा सा ग्लेशियर आया, प्लग किया इस इतने बड़े रॉक को, अपने अंदर इम्बेड किया, आगे बढ़ के दूर तक पहुंचा और ट्रांसपोर्ट किया उसको, और खुद ग्लेशियर मेल्ट होकर इसको छोड़ गया। तो सच काइंड ऑफ फॉर्मेशंस इज कॉल्ड ग्लेशियल इरेटिक्स। Glacial erratics are isolated large rocks which was plucked by glaciers way back, transported and dumped over a land due to melting. Melting जब हुआ तो इसको डंप करके चला गया। तो ये जो इस तरह के फॉर्मेशंस जो माउंटेन्स में दूर में दिखते हैं, एक देखोगे कि पहाड़ खत्म हो गया और आगे जो है एक बड़ा सा रॉक पड़ा हुआ है, एक यहां पड़ा हुआ है, एक वहां पड़ा हुआ है, एक वहां पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड। उस रॉक का कंपोजिशन और वहां के लैंड का रॉक का कंपोजिशन देखोगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा कि ये रॉक कहीं दूसरे जगह से लाया गया है और यहां जाके रख दिया गया है। तो ये जो लाने का काम करता है ये ग्लेशियर करता है, और ग्लेशियर्स ला के जो ये छोड़ जाता है, तो ऐसे हम फीचर्स को बोलते हैं ग्लेशियल इरेटिक्स। समझ में आ रही है? तो ग्लेशियल जो है ये इरेटिक्स होता है, चंक्स ऑफ रॉक्स होता है, ट्रांसपोर्टेड देम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस पे ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है। माउंटेन्स के हायर रीचेस से इसने प्लग किया ग्लेशियर ने,
और पूरा जो है 50 किलोमीटर 30-50 किलोमीटर आगे जाके वैलीज के पार जाके किसी लैंड पे इसको छोड़ गया। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल इरेटिक्स। तो दिस आर द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स का इरोजनल फीचर्स आप जान गए, डिपोजिशनल फीचर्स जान गए। ये नाम थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको याद रखना, क्योंकि ये नाम जो है इंडिया में नहीं बनाए गए थे, ठीक। तो इसलिए इन नाम को आप थोड़ा बहुत याद रखना। कैसे बनता है, क्या शेप है, इससे ज्यादा बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन कि एक्सप्लेन कीजिए ग्लेशियल फीचर्स, इरोजनल और डिपोजिशनल, या केवल इरोजनल या केवल डिपोजिशनल। तो फिर भी आपके पास इनफ कंटेंट है क्वेश्चंस को बनाने के लिए। कम से कम हम लोगों ने 8 ग्लेशियल इरोजनल फीचर्स को डिस्कस किया है, 6-7 ग्लेशियल डिपोजिशनल फीचर्स को भी डिस्कस किया है। तो आप उसी तरह से उसको एक्सप्लेन करके हाफ पेज में 4-4 लाइन में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो ये चीज होता है, दिस इज द इंटायर स्टोरी ऑफ द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। रिवर को हमने थोड़ा डिस्कस डिटेल में इसलिए किया था कि रिवर्स जो है वो मोस्ट कॉमन है हर जगह और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ग्लेशियर्स को उतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट हम बात करें लैंडफॉर्म बाय विंड इरोजन। विंड इरोजन से अब लैंडफॉर्म्स जो बनाए जाते हैं। ग्लेशियर से आप समझ गए। कोई अभी डाउट हुआ तुम वीडियो देख लेना, थोड़ा सा ना आज क्लास निकलना था, पहले स्टार्ट हो। कोई अगर डाउट हो अभी तक में ग्लेशियर्स में तो अभी पूछो। यू हैव 2 मिनट 3 मिनट्स टाइम, आई कैन वेट। आप लोग पूछ सकते हो ग्लेशियल लैंडफॉर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो, या फिर कल पूछना जो भी अगर पढ़ के आना तो, ठीक है। अब ग्लेशियल लैंडफॉर्म, सॉरी ग्लेशियल बोले, लैंडफॉर्म्स बाय विंड इरोजन। विंड के वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको हम एओलियन लैंडफॉर्म बोलते हैं, AEOLIAN, एओलियन लैंडफॉर्म्स। रिवर्स की वजह से जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, FLUVIAL। तो ये नाम से याद रखना, नेम्स, फ्लूवियल, एओलियन, ग्लेशियल, कोस्टल, कार्स्ट। कार्स्ट मतलब अंडरग्राउंड वाटर से जो बनता है, ठीक। तो एओलियन लैंडफॉर्म्स जो है आज हम करने जा रहे हैं ड्यू टू विंड्स। अब देखो इसके बारे में हम उसी तरीके से जाएंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे कि विंड इरोजन क्या होता है, कैसे विंड इरोजन होता है, ठीक। मैकेनिज्म्स जानेंगे कि विंड इरोजन कैसे इरोड करता है, विंड कौन कौन से प्रोसेस मैकेनिज्म्स होते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखेंगे कि विंड के द्वारा इरोड करके कौन सा लैंडफॉर्म्स बनाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशनल वर्क भी थोड़ा सा देख लेंगे, विंड का, रिवर की तरह ही है बिल्कुल। देखो विंड का ये सब ना बहुत कॉमन आपको दिखेगा हर चीज में। रिवर में हमने बात करी थी ना, उसी तरीके से थोड़ा विंड में भी आपको दिखेगा। सस्पेंडेड लोड आपको लगेगा, बाई ट्रैक्शन है, बाई साल्टेशन है, केवल डिजोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि रिवर वाटर डिजोल्व करता है, एयर डिजोल्व कैसे करेगा, ठीक है। तो उसको छोड़ के बाकी सारे ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ विंड भी वैसे ही होंगे, सब कुछ ऐसे ही होगा। जैसे हमने एब्रेजन अभी बात करी, एब्रेजन इज जस्ट लाइक वही होता है। रिवर्स क्या होता है, कटिंग टूल्स को स्ट्राइक करके करता है। ये क्या करता है, ग्लेशियर्स अपने अंदर इम्बेड करके और उसको स्क्रैच करके करवाता है। बट कटिंग टूल्स तो कॉमन है दोनों जगह, प्लकिंग केवल यहां पे एक अलग था, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशनल वर्क्स ऑफ विंड, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिट करके लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं। तो ये सब चीजें हमके इतने विंड्स के बारे में देखने हैं। अब 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि विंड इरोजन क्या होता है। ये मोस्टली जो है एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में होता है। मोस्टली एरिड सेमी एरिड रीजन्स में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वेट रीजन्स में नहीं होता है, वेट रीजन्स में भी होता है। लेकिन जो वेट रीजन्स होता है, जहां बहुत सारी बारिश होती है, अक्सर बारिश होती है, जैसे इक्वेटोरियल रीजन हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया, जहां पे अक्सर बारिश होती है, तो वहां पे रिवर्स जो है इतना ज्यादा मॉडिफाई कर देते हैं कि विंड के द्वारा बनाए हुए चीजें पता ही नहीं चलती है, क्योंकि वहां पे रिवर्स बहुत डोमिनेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। लेकिन जो एरिड रीजन्स होते हैं वहां पे रिवर्स ज्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे बारिश ही नहीं हो रही है तेज। एरिड मतलब होता है सूखा, लेस रेनफॉल, राइट। तो वहां बारिश ही नहीं हो रही है तो रिवर चैनल्स ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो वहां जो भी लैंडफॉर्म्स बनाए जाएंगे वो मोस्टली विंड के द्वारा बनाए जाएंगे। और दूसरी चीज क्या होती है कि एरिड रीजन्स में ना प्लांट्स नहीं होते हैं, फॉरेस्ट नहीं होते हैं। फॉरेस्ट नहीं होता है तो लोग के सेटलमेंट भी नहीं होते हैं। लोग भी कहां बसना चाहते हैं, जहां पेड़ पौधा हो, हरियाली हो, जहां हम खेती कर सके। अब जहां बारिश ही नहीं होती है, साल भर में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, कभी एक दिन साल में बारिश है, वहां कोई बसना चाहेगा? सहारा डेजर्ट में कोई बसना चाहेगा? यहां थार डेजर्ट में कोई बसना चाहेगा? तो देयर इज नो सेटलमेंट, देयर इज नो फॉरेस्ट, नथिंग। तो विंड जो होती है वो काफी स्पीड में वहां चलती है, क्योंकि वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है विंड का। तो ज्यादा स्पीड में चलने की वजह से विंड के पास एक पावर हो जाता है, इरोजिंग पावर। विंड जो है नीचे से, जमीन पर से ही वहां से सेडिमेंट्स को उखाड़ के लेके जाती है, और उस सेडिमेंट्स को अपने साथ लेके जाती है और जाके किसी पहाड़ पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करके और उस पहाड़ के रॉक्स को उखाड़ देती है धीरे धीरे विथ टाइम। तो
इसलिए ये एरिड सेमी एरिड रीजन्स में ज्यादा होता है, क्योंकि एरिड सेमी एरिड रीजन्स में एक तो कि रेनफॉल नहीं है तो स्ट्रीम्स नहीं है, दूसरा है कि विंड की स्पीड ज्यादा है, और तीसरा है कि एरिड सेमी एरिड रीजन्स जो होते हैं उसमें डायरनल और सीजनल टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आप राजस्थान में जाओगे तो दोपहर में बहुत ज्यादा गर्मी होगा और रात में टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, या फिर विंटर और समर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये डायरनल और सीजनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो डायरनल और सीजनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो रॉक्स में थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो ड्यू टू फ्रीक्वेंट थर्मल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, फिजिकल वेदरिंग इज वेरी प्रोमिनेंट इन दिस रीजन्स। तो जहां फिजिकल वेदरिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो रॉक्स हमेशा फ्रेगमेंटेड मिलेंगे आपको, हार्ड रॉक्स जल्दी नहीं मिलेंगे, और फ्रेगमेंटेड रॉक्स कैन इजिली बी ब्लोन अवे बाय द विंड्स, और वो जो उसके सेडिमेंट्स होते हैं उसी को वो कटिंग टूल, इरोडिंग टूल का यूज करके जो पहाड़ वहाड़ होते हैं उसको काटते रहते हैं। तो इसलिए एरिड सेमी एरिड रीजन्स में ये ज्यादा होता है, और ये सबसे ज्यादा असिस्टेड होता है मैकेनिकल वेदरिंग, जिसको फिजिकल वेदरिंग हम लोग बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स। और मैकेनिकल वेदरिंग में भी किस तरह का वेदरिंग, तो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से जो रॉक जॉइंट्स कमजोर होकर और टूट जाते हैं ब्लॉक्स में, ग्रेन्स में, तो इससे ये होता है। समझ में आ रही बात है? और अब ये समझ गए, अब विंड इरोजन किसके द्वारा कंट्रोल्ड और डिटरमिन्ड होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि विंड इरोजन ज्यादा होगा कि कम होगा। सबसे पहला होगा विंड वेलोसिटी। विंड की वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी विंड इरोजन उतना ही ज्यादा होगा, ऑब्वियस है, ठीक। दूसरा होता है नेचर ऑफ टूल्स ऑफ इरोजन। मतलब टूल्स ऑफ इरोजन क्या होता है ना, कि विंड जब चलता है ना तो किसी जगह से वहां का सैंड, पेबल्स, ग्रेबल्स को लिफ्ट करके लेके चला जाता है। कुछ तो लिफ्ट कर लेता है और कुछ को जो स्लाइड करता है, रोल करता है जमीन पे, और कुछ को जो है ऐसे जंपिंग एंड बंपिंग करता है। तो इस तरीके से ये जो टूल्स ऑफ इरोजन होते हैं इनका नेचर, मतलब इनका शेप और साइज। शेप अगर मान लो एंगुलर शेप का कोई है तो वो ज्यादा इंपैक्टफुल होगा कहीं पे भी इरोड करने के लिए, सर्कुलर का शेप का होगा तो वो कम होगा। तो कितना इरोड करेगा विंड ये डिपेंड करता है कि जो ये टूल्स कैरी कर रहा है इसका शेप कैसा है, एंगुलर है कि सर्कुलर है, या साइज कैसा है, छोटा है कि बड़ा है। बड़ा साइज का होगा वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा, छोटा साइज का होगा कम इंपैक्ट करेगा। तो दूसरा फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ विंड इरोजन इज द नेचर ऑफ टूल्स ऑफ इरोजन। तीसरा होता है कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। ऑफ कोर्स रॉक्स पे भी डिपेंड करेगा, रॉक्स हार्ड रॉक्स है तो वो नहीं ये होगा, इरोड होगा, वो रेसिस्टेंट होगा। सॉफ्ट रॉक्स इजिली इरोड हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी इरोजन का डिफरेंट फीचर्स बनते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ रॉक्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इरोजन, क्योंकि इरोडिबिलिटी ऑफ रॉक्स इसी पे डिटरमाइन होती है, कंपोजिशन पे। ग्रेनाइट का बना होगा, सपोज मान लो हार्ड ग्रेनाइट का बना होगा तो जल्दी नहीं होगा। सॉफ्ट रॉक्स का बना होगा, लाइमस्टोन का बना होगा, सैंडस्टोन का बना होगा तो इजिली हो जाएगा। उसके बाद वेजिटेशन कवर। वेजिटेशन कवर कितना है सरफेस पे ये भी डिटरमाइन करता है कि विंड कितना इरोड कर पाएगी। अगर वहां पे पेड़ पौधा है किसी रॉक सरफेस पे तो वो विंड के इंपैक्ट को रिड्यूस कर देगा। बिल्कुल बेयर रॉक है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, तो विंड जो है पूरे स्पीड के साथ वहां पे इंपैक्ट करेगी। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं जो विंड इरोजन को डिटरमाइन करते हैं। कोई दिक्कत? अब रिवर्स और ग्लेशियर्स का क्या खासियत था कि वो एक साइड करते थे, जिधर से वो जा रहे हैं वो चेंज नहीं करते थे। समझ में आ रही बात है? अगर रिवर इधर से जा रहा है तो ये रिवर इधर ही से जाएगा, अपोजिट साइड तो नहीं चला जाएगा ना। लेकिन विंड की क्या खासियत है कि आज इधर से बह रहा है, कल इधर से भी बह सकता है, परसों इधर से भी बह सकता है, इधर से भी बह सकता है। तो विंड इरोजन जो होता है ना, कोई भी पहाड़ के चारों तरफ से होता है, ना कि कोई एक तरफ से होता है। तो ये भी एक फीचर होता है विंड इरोजन का। एक होता है कि विंड इरोजन में जो इंटेंसिटी होती है ना वो लो लेवल पे होती है, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं होती है, और बहुत नीचे एकदम जमीन पे भी नहीं होती है। जैसे विंड सपोज 20 फीट 25 फीट पे सबसे ज्यादा इरोजन होता है, क्योंकि इसके नीचे विंड की वेलोसिटी ही नहीं मिलेगी विंड को, क्योंकि ग्राउंड की तरफ से फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मिलेगा, तो वेलोसिटी नहीं मिलेगी विंड को, तो इसलिए विंड वेलोसिटी घट जाएगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इरोजन घट जाएगा। इसके ऊपर जाओगे तो जो टूल्स विंड के पास होंगे वो भारी टूल्स नहीं होंगे, पतले पतले छोटे छोटे टूल्स होंगे, क्योंकि जो हेवियर टूल्स होते हैं, हेवियर सेडिमेंट्स होते हैं, इनको बहुत ऊंचा तक विंड तो नहीं उड़ा सकती है, वो हमेशा नीचे लेवल पर रहेंगे, या तो रोल डाउन होंगे या तो जंप करके जाएंगे या लोअर लेवल ऑफ विंड के साथ चलेंगे। तो इसीलिए अगर मान लो ये है, ये सब जगह विंड चल रही है,
तो दिस रीजन विल हैव लेस इरोजन, दिस रीजन विल हैव लेस इरोजन एंड दिस रीजन विल हैव मोस्ट इंटेंस इरोजन, क्योंकि यहां पे विंड की वेलोसिटी भी रहेगी और जो टूल्स होंगे वो भी भारी होंगे। इसके ऊपर जाओगे तो विंड की वेलोसिटी तो है, लेकिन जो टूल्स विंड के पास हैं, जो सेडिमेंट्स विंड ब्लो कर रही है अपने साथ, वो सेडिमेंट्स बहुत छोटे हैं, इनइफेक्टिव हैं। यहां जाओगे सेडिमेंट्स तो बड़े हैं लेकिन विंड की वेलोसिटी कम है, क्योंकि ये ग्राउंड जो है ये यहां पे फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है। तो विंड इरोजन का ये भी एक नेचर होता है कि ये हमेशा जो है 20 से 25 फीट जो ग्राउंड से होता है वहां पे सबसे ज्यादा ये करता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ विंड इरोजन। क्या मैकेनिज्म्स होते हैं विंड इरोजन के? तो विंड इरोजन के 3 मैकेनिज्म्स होते हैं। एक होता है डिफ्लेशन, एक होता है एब्रेजन और तीसरा होता है एट्रीशन। डिफ्लेशन, एब्रेजन, एट्रीशन। एब्रेजन एंड एट्रीशन इज द सेम लाइक रिवर्स। रिवर्स में हमने क्या बोला था कि जो रिवर्स होते हैं, वाटर होते हैं, उसके साथ सेडिमेंट्स होते हैं और वो सेडिमेंट्स जो है स्ट्राइक करते हैं रॉक्स पे और उसकी वजह से इरोजन होता है। यही एब्रेजन में हमने बात करी थी। एट्रीशन में हमने क्या बात करा था कि जो टूल्स होते हैं वो खुद ही टूटते रहते हैं आपस में कोलाइड करके, यही बोला था मैंने। और एक इसमें अलग होता है डिफ्लेशन। ये डिफ्लेशन क्या होता है कि जब विंड चलती है तो विंड जो पिक करती है अपना टूल्स, वो कहां से पिक करती है? ग्राउंड सरफेस से करती है। वहां से वो उठा लेगी टूल्स, उखाड़ लेगी जमीन से और उखाड़ के अपने साथ ब्लो करके ले जाएगी और जाके किसी रॉक सरफेस पे स्ट्राइक करके और उसको इरोड करेगी। तो ये जो उखाड़ने का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ डिटैचमेंट, द प्रोसेस ऑफ डिटैचिंग एंड ब्लोइंग अवे ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम द लैंड इज कॉल्ड डिफ्लेशन। और ये ग्लेशियर्स में क्या था? प्लकिंग। ग्लेशियर्स में यही तो प्लकिंग था ना। ग्लेशियर्स जब जाती थी तो रॉक सरफेस से ही डिटैच कर लेती थी, टूल्स को अपने अंदर इम्बेड कर लेती थी और वही टूल्स को यूज करती थी स्क्रैच करने के लिए आगे। तो सेम था, डिफ्लेशन वाज जस्ट लाइक अ प्लकिंग इन द ग्लेशियर्स। तो दिस इन्वॉल्व्स द लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ऑफ द लूज मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड। और जो ग्राउंड होते हैं वो ऑलरेडी लूजली कंसोलिडेटेड होते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन, वेदरिंग। तो इसके वजह से डिफ्लेशन हो जाता है, एब्रेजन हो जाता है, एट्रेशन होता है। दीज आर द 3 मैकेनिज्म्स इन द एओलियन लैंडफॉर्म प्रोसेसेस इन द विंड इरोजन। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होंगे। अब देखो इरोजनल लैंडफॉर्म्स, इसके भी नाम देखो ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे, क्योंकि ये जो है ना ज्यादातर मिलते हैं एरिड सेमी एरिड रीजन्स में। एरिड सेमी एरिड रीजन्स जो है, डेजर्ट रीजन्स जो है कहाँ है ज्यादा? इस्लामिक वर्ल्ड में है, अरब में है, इजिप्ट में है, सहारा, ये सब जगह पे। तो इसके जो नाम होंगे ना वहीं के होंगे। कुछ जो है ऑफकोर्स इंग्लिश नेम भी होंगे। डिफ्लेशन बेसिन्स होता है, रॉक पेडेस्टल्स होता है, मशरूम रॉक्स होता है, डिमोइसिल्स होता है, ज्यूगेन होता है, यार्डंग होता है और इंसेलबर्ग्स होते हैं। तो ये सब जो होते हैं फीचर्स होते हैं जो विंड इरोड करके बनाती है। इरोजनल लैंडफॉर्म्स इसको बोलते हैं, ड्यू टू द इरोजन बाय द विंड। अब ये इनका क्या शेप होता है, क्या फॉर्मेशन होता है, किस तरह के होते हैं, ये आपको जानने हैं। समझ में आ रही है? 1 by 1। कोई दिक्कत? अब डिफ्लेशन बेसिन क्या होता है? अब सपोज ये लैंड था लूजली कंसोलिडेटेड, विंड यहां आती है आती है आती है और यहां से एक सेडिमेंट्स प्लग करके लेके चली जाती है, यहां से एक सेडिमेंट्स प्लग करके लेके चली जाती है, यहां से प्लग करके लेके चली जाती है और ये सालों साल चलता आ रहा है। तो ये लैंड कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा ये लैंड। ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन बेसिन या डिफ्लेशन हॉलो भी इसको बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलो। आगे चल के ये नीचे 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 इतना ज्यादा हो जाएगा कि ग्राउंड वाटर लेवल तक पहुंच जाएगा। तो इधर से वाटर सिप करने लगेगी और सिप करके इसमें पानी भर जाएगा और ये बन जाएगा डेजर्ट लेक, जिसको क्या बोलते हैं? ओएसिस। डेजर्ट में आप देखते हो कि सैंड्स के बीच में ओएसिस होता है, पानी का लेक होता है। वो लेक जो है वो डिफ्लेशन हॉलो जब ग्राउंड लेवल पे पहुंच जाता है, इतना नीचे चला जाता है कि पानी आने लगती है ग्राउंड की, तो ये बन जाता है ओएसिस। These are the only few sources of water in the desert. समझ में आ रही बातें? तो ये डिफ्लेशन हॉलो होता है। अब ये रॉक पेडेस्टल क्या होता है? अब इसको देख लो, आगे भी आपको पिक्चर के साथ और दिख जाएगा। डिफ्लेशन हॉलो क्या होता है? दिस इज द रिमूवल ऑफ लूज पार्टिकल्स फ्रॉम द ग्राउंड बाय द एक्शन ऑफ विंड, जिसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। फिर ये जो डिफ्लेशन की वजह से क्या होगा? एक सैलो डिप्रेशन बन जाएगा ड्यू टू द परसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ विंड। दे आर कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलोज। तो जो सैलो गड्ढा बन जाएगा वो बन जाएगा आपको डिफ्लेशन हॉलोस। इसका पिक्चर आप देख लो, समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये डिफ्लेशन हॉलो है।
यहां से जो है गड्ढा जो है बनता गया बनता गया बनता गया और धीरे धीरे ये ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा ये, तो ये पानी बन जाएगा। और पानी बन जाएगा तो अगल बगल पेड़ भी जमने लगेंगे, तो ये एक तरह का ओएसिस बन जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलो, ऐसे बनता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट अब आते हैं हम मशरूम रॉक। मशरूम रॉक क्या होता है, जिसको रॉक पेडेस्टल भी बोलते हैं या पेडेस्टल रॉक भी बोलते हैं। ये देखो, इस तरह का फॉर्मेशंस डेजर्ट में बहुत मिलते हैं। ये नेचुरल फॉर्मेशंस हैं, आदमी ने इसको बनाया है पीला डोर ऊपर ये रख के। ये ऐसे डेजर्ट्स में बहुत मिलते हैं। ये मशरूम रॉक बोलते हैं इसको। ये रॉक पहले ऐसे था, सॉरी, पहले ये रॉक पूरा ऐसे था, ऐसे था, या ऐसे पहाड़ की तरह था पूरा, राइट। अब हुआ क्या कि ये वाला जो पोर्शन था यहां इतनी दूर जो इरोजन था वो बहुत इंटेंस था, क्योंकि हमने बोला था कि मिडिल पार्ट में इरोजन ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स भी बड़े हैं इरोड करने वाले और विंड भी काफी है। इसके नीचे पार्टिकल्स तो बड़े हैं लेकिन विंड जो है वो तेज नहीं है, और इसके ऊपर विंड तो तेज है लेकिन पार्टिकल्स जो है वो बड़े नहीं हैं। तो इसकी वजह से जो मिडिल पोर्शन होगा वो बिल्कुल पतला सा हो जाएगा, लोअर पोर्शन जो होगा वो ब्रॉड होगा, मिडिल पोर्शन नैरो होगा और अपर पोर्शन पूरी तरह से ब्रॉड रहेगा। तो दिस विल फॉर्म लाइक अ मशरूम। तो दिस इज कॉल्ड मशरूम रॉक और पेडेस्टल रॉक्स। तो दिस इज ड्यू टू द डिफरेंशियल इरोजन ऑफ विंड एट द डिफरेंट हाइट ऑफ रॉक। रॉक के डिफरेंट हाइट पे डिफरेंट लेवल ऑफ इरोजन की वजह से मशरूम रॉक बनता है, और ऐसे बहुत सारे डेजर्ट्स में आइसोलेटेड ऐसे पड़े रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द मशरूम रॉक, और इसको हम लोग पेडेस्टल रॉक भी बोलते हैं। मशरूम रॉक ऑल्सो कॉल्ड रॉक पेडेस्टल और ए पेडेस्टल रॉक, नेचुरली ऑकरिंग रॉक हुज शेप एज इट्स नेम इंप्लाइज रिजेंबल्स अ मशरूम। मशरूम ऐसे ही होता है ना, ऐसे मशरूम बनता है, नीचे जो है ब्रॉड होता है, ऊपर में होता है, तो इसी शेप का होता है, इसलिए हम लोग मशरूम रॉक बोलते हैं। अब एग्जैक्टली उसी शेप का नहीं होता है, शेप कई बार अलग अलग होते हैं। कई बार जो ऊपर में हमने गोल पिक्चर दिखाया वो परफेक्ट मशरूम रॉक है जो हमने पिक्चर दिखाया है। उसके अलावा भी कई बार ऐसे वैसे बने रहते हैं जो बिल्कुल मशरूम की तरह नहीं होते हैं। तो ये हो गया। रॉक्स आर डिफॉर्म्ड इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट वेज बाय इरोजन, वेदरिंग, ग्लेशियल एक्शन। अब ये ग्लेशियल एक्शन छोड़ दो क्योंकि ये एक जो है वो प्रॉपर मतलब अलग चीजों में ये बता रहा है। ये जनरली विंड की वजह से होता है, ग्लेशियल एक्शन वो माउंटेन्स में होता है, वो अलग होते हैं। तो ऊपर का देखो कि ये मशरूम रॉक होता है, राइट। अब मशरूम रॉक्स जो है वो और भी जैसे यार्डंग होता है या फिर जैसे आपको डिमोइसल्स देखेंगे तो उनके जैसा ये दिखेगा, लेकिन उनके जैसा होता नहीं है। डिफरेंस कैसे होगा हम आगे डिस्कस कर देंगे। तो मशरूम रॉक का मतलब होता है कि ब्रॉड बेस, ब्रॉड टॉप एंड नैरो बिटवीन द पिलर। तो ये मशरूम रॉक होता है इस तरह का। अब देखो इंसेलबर्ग्स क्या होते हैं। रुको पहले डिमोइसल्स कर लेते हैं तब फिर इंसेलबर्ग्स लास्ट में करेंगे। ये डिमोइसल्स होता है, ये जो है पिक्चर, ये ड्रॉन पिक्चर है और ये जो है ओरिजिनल पिक्चर है। डेजर्ट्स में ऐसे बहुत मिलते हैं। ये मशरूम रॉक्स से थोड़ा अलग होते हैं। आपको लग सकते हैं कि कई बार मशरूम रॉक्स की तरह, बट ऐसे नहीं होते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होता है ये भी हम बताएंगे। ये जो होता है एक तरह का रॉक पिलर होता है जिसका जो टॉप होता है वो रेसिस्टेंट रॉक का बना होता है और नीचे का जो पोर्शन होता है वो सॉफ्ट रॉक का बना होता है। मतलब इसका जो कैप है, ऊपर का पोर्शन है, सपोज ये रॉक पहले ऐसे था, देखो ऐसे था, ये रॉक पूरा सीधा था, लेकिन दिक्कत क्या था कि ये वाला जो पोर्शन था ये हार्ड रॉक का बना हुआ था और ये जो नीचे वाला पोर्शन था वो सॉफ्ट रॉक का बना हुआ था। तो ये जो सॉफ्ट रॉक वाला पोर्शन है वो इजिली जो है इरोड हो गया, हार्ड रॉक वाला पोर्शन है वो नहीं इरोड हुआ। तो उसकी वजह से ये बन कैसे गया, उसकी वजह से ऐसा बन गया पिलर की तरह। ये जो है बिल्कुल पतला हो गया और ये जो है ऐसे ऊपर ब्रॉड रह गया। तो दिस इज कॉल्ड डिमोइसिल। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम मशरूम रॉक्स। इन मशरूम रॉक्स द इंटायर रॉक सरफेस वाज ऑफ द सेम कंपोजिशन। उसमें कोई हार्ड सॉफ्ट अलग अलग नहीं थे, ये विंड के डिफरेंशियल इरोजन की वजह से बना। बट यहां जो है ये रॉक के कंपोजिशन ही डिफर कर रहा है। ऊपर वाला रॉक रेसिस्टेंस है, नीचे वाला रॉक जो है सॉफ्ट है, और इसकी वजह से नीचे वाला नैरो हो गया, ऊपर वाला ब्रॉड रह गया। तो ये डिफरेंट है मशरूम रॉक से। समझ में आ रही है बात है। मशरूम रॉक्स में भी टॉप जो होता है वो ब्रॉड होता है, लेकिन वो इसलिए ब्रॉड होता है क्योंकि वहां पे इरोड नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द विंड। यहां पे इरोजन नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द रेसिस्टेंस बाय द रॉक्स। दिस इज कॉल्ड डिमोइसिल्स
ऐसे बहुत इस तरह के मिल जाएंगे आपको डेजर्ट में। समझ में आ रही है बातें? तो दिस इज कॉल्ड डिमोइसिल्स। कोई दिक्कत? अब देखो ज़्यूगेन क्या होता है। ज़्यूगेन और यार्डंग दो चीज होते हैं। देखो ज़्यूगेन जो होता है वो बनता है जब हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स का बेड्स जो होता है वो एक हॉरिजॉन्टली लेड हो, ऐसे हो, ऐसे हो। ये हो गया हार्ड, ये हो गया सॉफ्ट, ये हो गया हार्ड, ये हो गया सॉफ्ट। और कई जगह पे ऐसे बने होते हैं रॉक्स, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये हार्ड, ये सॉफ्ट, ये हार्ड, ये सॉफ्ट। अब रॉक्स जो है डिटेल में जानोगे कैसे बनते हैं तो लेयर बाय लेयर रॉक्स बनते हैं। तो हार्ड और सॉफ्ट का डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स होंगे, तो ये एक अलग होता है, ये एक अलग होता है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रोज होंगे, लेयर्स होंगे हार्ड और सॉफ्ट के। तो जब ऐसे रॉक्स होंगे तो इनका डिफरेंशियल इरोजन होगा। जो हार्ड होगा वो ज्यादा इरोड नहीं होगा, जो सॉफ्ट होगा वो ज्यादा इरोड होगा। तो इसमें ऐसे इरोजन हो जाएंगे इसके, ये जो है थोड़ा सा इरोजन हुआ, ये जो है ऐसे हो जाएंगे, ऐसे इरोड हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे इनका शेप बन जाएगा। जो हार्ड वाला पार्ट है ये प्रोजेक्टेड रहेगा, ये बीच का जो पार्ट होगा ये सॉफ्ट का अंदर तक चला जाएगा, ठीक है। और इसके वजह से कुछ ऐसा लैंडफॉर्म्स बन जाएगा, रिज एंड फॉरो टाइप। फॉरो मतलब अंदर डिफ्लेशन, रिज मतलब ऊपर प्रोजेक्टेड माउंटेन की तरह। तो रिज एंड फॉरो टाइप जो फॉर्मेशन होता है इसको हम ज़्यूगेन बोलते हैं। व्हाट इज वी कॉल? ज़्यूगेन, ZEUGEN। ये कैसे बनता है? ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स। एक वर्टिकल लेयर्स अलग होगा जिसके वजह से यार्डंग बनेगा, इसके वजह से ज़्यूगेन बनेगा। ज़्यूगेन और यार्डंग एक जैसे दिखते हैं, देखने में दोनों एक ही जैसे दिखेंगे, बहुत का डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन इनके फॉर्मेशंस डिफरेंट डिफरेंट कारण से होते हैं। ये इसलिए, और ये कारण तो एक ही है, डिफरेंशियल इरोजन, लेकिन फर्क ये है कि ये डिफरेंशियल इरोजन हो रहा है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं, ये वर्टिकल कॉलम्स हैं, राइट। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आपको डिफरेंस वहां दिख जाएगा। इसके जो होते हैं वो वी शेप्ड वैलीज बनते हैं यहां पे, उसमें जो होगा बनेगा वो देखोगे तो ऐसे यू शेप्ड वैलीज बनेगा, ऐसे बनेगा एकदम यू शेप्ड वैलीज। अभी हम बात करेंगे आगे। तो दिस इज ज़्यूगेन। ज़्यूगेन इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल इरोजन ऑफ द रॉक फॉर्म्ड बाय द हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ डिफरेंट रेसिस्टेंस। समझ में आ रही बात है? तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ज़्यूगेन। अब ये यार्डंग को देख लो, ये हो गया आपका यार्डंग। यार्डंग देखो, ये यार्डंग में क्या है कि ये अब लेयर्स जो है वो वर्टिकल लेयर्स होंगे, ऐसे होगा। अब ये ऐसे में क्या होगा कि एक जो होगा वो हार्ड होगा, एक सॉफ्ट होगा, एक हार्ड है एक सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट वाला पूरा ये इरोड हो जाएगा और इस यहां पे बन जाएगा एक डिफ्लेशन, हॉलो बन जाएगा, ठीक है। एक जिसको हम फॉरो बोलते हैं, FURROW। इसको प्योरली वैली नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये बहुत डीप नहीं होता है, तो ये फॉरो कहलाता है। ऊपर में जो प्रोजेक्टेड हो जाता है वो रिज कहलाता है। तो रिज एंड फॉरो टाइप ये बन जाते हैं ऐसे। ये देखो, ये हो गया रिज, ये हार्ड रॉक वाला पार्ट है जो नहीं इरोड हो रहा है। ये सॉफ्ट रॉक वाला है जो इजिली इरोड हो रहा है। और विंड इधर से चल रहा है, इसका फ्रंट साइड से विंड चल रहा है। समझ में आ रही है? विंड जो है ऐसे है अगर, तो विंड का डायरेक्शन ऐसे है। ये हार्ड वाले को नहीं इरोड कर पा रहा है, ये सॉफ्ट वाले को इरोड कर दिया है। ये हार्ड वाले को नहीं कर पा रहा है, सॉफ्ट वाले को इरोड कर दिया है। तो इसकी वजह से ऐसे 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 लैंड बन जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड यार्डंग्स। समझ आ रही है? हार्डर रॉक प्रोजेक्टेड है, सॉफ्ट रॉक्स में ट्रफ बन गया, अंदर जो है एक फॉरो बन गया, डिफ्लेशन बन गया। फिर हार्ड रॉक्स प्रोजेक्टेड हो गया, फिर ये फॉरो बन गया, फिर प्रोजेक्टेड हो गया। तो ऐसे ऐसे जो बनते हैं वो ये डायरेक्शन ऑफ विंड हो गया। दिस इज कॉल्ड यार्डंग। तो यार्डन और ज़्यूगेन में फर्क समझ में आ गया? देखने में एक ही जैसे होते हैं ये लोग, थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। ये जो है बिल्कुल ऐसे ट्रफ जो है यू से बन रहा है, ये ज्यादा ट्रफ ये बन रहा है, लेकिन वहां जो है वो हल्का सा बन रहा है। ये हल्का सा इसलिए बन रहा है कि ऊपर का पूरा लेयर जो है हार्ड का ही है। तो हार्ड रॉक होने की वजह से बहुत ज्यादा गड्ढा आप नहीं बना सकते हो, लेकिन ये गड्ढा जैसे ही सॉफ्ट रॉक लेयर्स तक पहुंचता है तो फिर डीप हो जाता है। समझ में आ रही बात है? तो दोनों के पिक्चर में देखोगे तो आप बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। ये हो गया ज़्यूगेन, ये हो गया यार्डंग्स, दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। लेकिन इधर देखो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये जो है ऐसे बन रहा है, ये ज्यादा ये अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि ये हार्ड रॉक का लेयर है, हल्का फुल्का हो रहा है। धीरे 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 ये भी हो जाएगा आगे चल के, लेकिन अभी जो फिलहाल जो है हमें ऐसे दिखते हैं। लेकिन ये जैसे यहां पहुंच जाता है ना तो फिर ये डीप जाने लगता है, फिर ये डीप जाने लगता है पूरा, ठीक, क्योंकि ये सॉफ्ट रॉक्स इसको मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ज़्यूगेन एंड दिस इज कॉल्ड यार्डंग। ये यार्डंग जो है ऊपर तक ये प्रोजेक्टेड रहता है। समझ आ रही है? कोई दिक्कत?
इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा देखने में डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो बेडिंग होता है ना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है, इसके वजह से हल्का सा डिफरेंस आ जाता है। ओके, अब चलते हैं हम हमारा इंसेलबर्ग्स क्या होते हैं। देखो, इंसेलबर्ग्स एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल लैंडफॉर्म है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये विंड के द्वारा बनाया जाता है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, विंड नहीं, ये रिवर्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो ओकेजनल रिवर्स डेजर्ट में चलते हैं। बारिश डेजर्ट्स में ना इफीमेरल रिवर्स चलते हैं। इफीमेरल रिवर्स होते हैं ना कि जैसे एक महीने बारिश होती है तो उस एक महीना में रिवर चैनल शुरू हो जाएगा, बारिश की वजह से नदी बन जाएगी, और फिर बाकी 11 महीना सूखी रहेगी, कोई बारिश नहीं, कोई नदी नहीं। तो दिस काइंड ऑफ रिवर्स आर कॉल्ड इफीमेरल और सीजनल रिवर्स। ठीक है, सीजनल तो एक अलग हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि सीजनल में फिक्स रहता है कि यही 3 महीना में बारिश होगी तो चलेगा और ये 3 महीना में नहीं होगा, तो दिस इज कॉल्ड सीजनल। लेकिन इफीमेरल का मतलब होता है कि बारिश किसी भी महीना में, जिस महीने में हो जाए उसी महीना में नदी चल दी, तो दिस इज कॉल्ड इफीमेरल। तो इसी तरह इफीमेरल, सीजनल, पेरेनियल। पेरेनियल होता है जो सालों भर चलती है नदी। ठीक है, बारिश हो ना हो उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे हिमालयन रिवर्स और पेरेनियल रिवर्स, क्योंकि जिस टाइम बारिश नहीं होती है उस टाइम स्नो मेल्ट हो रहे होते हैं। गर्मी के दिन में बारिश नहीं होती है, अप्रैल में, मई में, इसी टाइम बारिश नहीं होती है ना, तो उस टाइम में गर्मी बहुत ज्यादा होता है, तो हाइयर रीचेज पे जो बर्फ होते हैं वो मेल्ट होते हैं, तो वो मेल्ट करके वाटर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से गंगा और यमुना का जो फ्लो होता है वो मेंटेन रहता है। कम फ्लो होता है लेकिन सूखती नहीं है, तो दे आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स। तो पेरेनियल, सीजनल, इफीमेरल ऐसे रिवर टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द टाइमिंग ऑफ देयर फ्लो। तो इस तरह के इफीमेरल रिवर्स जो है डेजर्ट्स में बहुत होते हैं। तो ये इफीमेरल रिवर्स की वजह से बहुत लोग मानते हैं कि ये बनता है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये क्या है ये बस जान लो आप। देखो, डेजर्ट्स में आपको दिखेगा कि सब कुछ वीरान है, और वीरान में ही ना एक ऊंचा पहाड़ जो है बना हुआ है, रॉक्स का, सैंड का पहाड़ नहीं। सैंड का पहाड़ बनता है तो उसको हम ड्यून्स बोलते हैं, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। रॉक्स का पहाड़ बना हुआ है। तो ये जो रॉक्स के पहाड़ बने होते हैं डेजर्ट्स में, अकेले, आइसोलेटेड, इनके पास जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये हाईली इरोडेड हैं। पहले ये बहुत बड़े माउंटेन होंगे किसी टाइम में, इरोड होके अब इससे ज्यादा ये इरोड नहीं हो सकते हैं, अब ये रेसिस्टेंट हो चुके हैं इरोजन से। इनके अंदर अब इरोडिबिलिटी इनकी जो है बहुत कम हो गई है। अब विंड लगातार इनको कोशिश कर रही है, बट विंड्स आर नॉट एबल टू इरोड एनी मोर टू दिस। तो ऐसे तरह के लार्ज माउंटेन्स जो डेजर्ट्स में पड़े होते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेलबर्ग्स। बॉर्नहार्ट भी बोलते हैं, BORNHARDT। ये एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे ये बॉर्नहार्ट्स बोला जाता था। तो दीज आर इंसेलबर्ग्स। इंसेलबर्ग, ये आई थोड़ा सा मिट गया है, याद रखना। तो इंसेलबर्ग्स जो होते हैं वो दीज आर द डेजर्ट माउंटेन्स, इरोडेड माउंटेन्स, रेमिनेंट माउंटेन्स। इनको रेमिनेंट भी बोलते हैं। रेमिनेंट मतलब रिमेन्स ऑफ इरोजन। They were earlier a large mountains, but they have been eroded by the wind or any ephemeral rivers. And after erosion by the wind or ephemeral rivers, the remnants of those mountains, which are now resistant to any further erosion, are called inselbergs. अफ्रीका में सहारा में डार्फर माउंटेन है, हुक्कर है, तिबेस्ती है, ये सब माउंटेन्स आप देखोगे एटलस में दिखेंगे। दिस डार्फर, हुक्कर, तिबेस्ती आर द माउंटेन्स इन द सहारा डेजर्ट्स विच आर एक्चुअली इंसेलबर्ग्स। समझ में आ रही है बातें? तो ये इंसेलबर्ग्स होते हैं, दीज आर द माउंटेन्स। तो ये भी एक इरोजनल फीचर्स में ही हम माने जाते हैं, क्योंकि ये बड़े माउंटेन्स थे जो इरोड होके और ये एक छोटे से बन के रह गए हैं। अब इससे ज्यादा ये इरोड नहीं हो रहे हैं। ठीक, तो दीज वेयर ऑल द इरोजनल फीचर्स डेवलप्ड बाई विंड। विंड के द्वारा ये इरोजनल फीचर्स डेवलप्ड किए गए। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ विंड्स। और भी थोड़े छोटे मोटे होते हैं, बट उतने डीप में मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि ऑप्शनल तो है नहीं, जनरल स्टडीज है। अगर आपको ऑप्शनल जाना होगा तो आप स्टैंडर्ड बुक सविंदर सिंह और स्टॉलर की बुक उठाएंगे तो उसमें और भी बहुत सारे फीचर्स होंगे, छोटे छोटे, स्टोन लैटिस, मेसा एंड ब्यूट। तो इतने डिटेल में ना जाने से फिर कंफ्यूजन होगा। आपके जीएस के लिए दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि एनसीईआरटी में इससे इतना नहीं दिया हुआ, इससे भी कम ही दिया है। अब ट्रांसपोर्टेशन वर्क ऑफ विंड, विंड को ट्रांसपोर्ट करने का, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है विंड, विंड कैसे ट्रांसपोर्ट करती है सेडिमेंट्स को, जैसे रिवर्स ट्रांसपोर्ट करती है उसी तरह से विंड भी करता है। केवल एक जो वो सॉल्यूशन वाला जो पार्ट था, डिसोल्यूशन वाला पार्ट था, वो केवल यहां नहीं है। यहां सस्पेंशन है, साइटेशन है और सरफेस क्रिप और ट्रैक्शन है। वहां हमने 4 बोला था ना विंड इरोजन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है। सॉल्यूशन से बोला था, सस्पेंशन से बोला था, सॉल्टेशन से बोला था और ट्रैक्शन से बोला था। ट्रैक्शन क्या होता है? जो उसके ऊपर रोल डाउन करता है, दिस इज ट्रैक्शन। साल्टेशन क्या होता है? जो टम्बल डाउन होता है, दिस इज साल्टेशन। ठीक है, ये जो है जंपिंग होगा, ये जो होगा रोलिंग होगा,
या स्लाइडिंग होगा, और ये सस्पेंशन क्या होगा, ये हवा इनको उड़ा के ले जाएगी। तो दिस इज थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर्क बाय विंड। कोई दिक्कत इसमें कुछ बताने की तो जरूरत ही नहीं है। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेजरली 3 होते हैं। एक होता है रिपल मार्क्स, एक होता है सैंड ड्यून्स, एक होता है लोएस। तो रिपल मार्क्स, सैंड ड्यून्स और लोएस, ये 3 डिपोजिशनल होते हैं। ये जो डिफ्लेशन से जो विंड होते हैं, जो सेडिमेंट्स को ब्लो अवे करते हैं, ले जाते हैं अपने साथ, तो वो कहीं दूर जाके डिपोजिट करते हैं। और वो डिपोजिट इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो जैसे विंड जो है पूरा तेजी से चल रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वो लेके जाता रहेगा। लेकिन देयर विल बी अ पॉइंट व्हेन देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्शन, जहां वो डेजर्ट खत्म होगा, जहां सेटलमेंट शुरू होगा, या कहीं दूर जाके फॉरेस्ट शुरू होगा, कहीं तो वो ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, या इन बिटवीन ही कहीं इंसलबर्ग मिल जाए इनको, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर देगा। इन बिटवीन कुछ तरह का इनको फीचर मिल जाए, क्या बोलते हैं, मुशरूम रॉक मिल जाए बड़ा सा, डिमोइसिल मिल जाए बड़ा सा, तो वहां पे उनको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस बीच में आते हैं, तो विंड की वेलोसिटी रुकती है, वहां पे ब्रेक होती है। तो ब्रेक होती है तो अपने साथ जितने सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं विंड जो है डंप कर देती है वहां पे। तो ड्यू टू द डंपिंग ऑफ सेडिमेंट्स बाय द विंड बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन इट्स पाथ, द डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डेवलप। तो इसकी वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स डेवलप होते हैं। अब डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेजरली 3 तरह के होते हैं। रिपल मार्क्स होते हैं, सैंड ड्यून्स होते हैं, लोएस होता है। रिपल मार्क्स कैसा होता है, पानी देखे हो कभी, तालाब या लेक का पानी, समुद्र में तो जल्दी नहीं दिखेगा आपको, या रिवर्स, तो चूंकि फ्लोइंग रिवर्स होते हैं तो नहीं दिखता है। कोई स्टैंड स्टिल वाटर जो होता है लेक्स या पॉन्ड्स, और खूब तेज हवा चल रही होगी, तो दूर से इसको देखोगे ना तो एकदम हल्का सा छोटे छोटे वेव्स बने होते हैं। तो दीज आर व्हाट, रिपल्स ऑफ वाटर, रिपल्स होते हैं। तो उसी तरह से लार्ज सैंड के ऊपर, सैंड इज जस्ट लाइक कंसिडर इट एज अ वाटर बॉडी। सपोज मान लो जो डेजर्ट में सैंड्स होते हैं, वो जनरली आपको ऐसे नहीं दिखेंगे, एकदम मतलब फ्लैट लेइंग नहीं दिखेंगे, वो आपको हमेशा इस तरह के शेप में दिखेंगे, हमेशा ऐसे शेप में दिखेंगे। तो दीज आर द रिपल मार्क्स क्रिएटेड बाय द विंड। विंड जो जिस तरीके से तालाब में पानी के सरफेस पे रिपल्स बनाता है, उसी तरह से सैंड के सरफेस पे डेजर्ट में भी विंड जो है रिपल्स बनाए होते हैं। और डेजर्ट में कभी आप लोग गए हो, डेजर्ट कभी डेजर्ट रीजन्स में कभी जाओगे तो वहां देखोगे कि डेजर्ट में दूर दूर तक अगर सैंड है तो वो सैंड फ्लैट नहीं दिख के बिल्कुल ऐसा सुंदर सा ऐसा दिखेगा, रिपल्स बना हुआ। तो दिस इज कॉल्ड द रिपल मार्क्स, एंड रिपल मार्क्स इज क्रिएटेड बाय द विंड। ऐसे दिखता है सैंड, हमेशा मूवीज में भी देखे होगे ऐसे दिखता है। दीज आर व्हाट, दीज आर रिपल्स, जो कि विंड जो चल रही है तो वो रिपल्स बना रही है हमेशा, राइट। दीज आर द रिपल मार्क्स फाउंड बाय द डिपोजिशनल फीचर होता है, स्मॉल स्केल पे होता है। ये साल्टेशन मेनली इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नीचे वाले जो होते हैं ना, क्योंकि ऊपर वाले तो उड़ते ही रहते हैं हमेशा, इधर से उधर इधर से उधर, लेकिन जो नीचे वाले होते हैं वो जैसे विंड की स्पीड ये होती है तो वो जो है जाके वहां पे ले डाउन हो जाते हैं। और जैसे ले डाउन होते हैं और ले डाउन होकर धीरे धीरे चलते भी रहते हैं, कई बार क्रिपिंग इनका होते रहता है, लेकिन ये इस फॉर्म में होता है। तो दीज आर द रिपल मार्क्स। कोई दिक्कत? नेक्स्ट होता है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं? सैंड ड्यून्स, कई तरह का सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स जो होता है वो माउंड ऑफ सैंड्स होते हैं। रिपल्स जो होता है बिल्कुल फ्लैट होता है, उस पर हल्का सा जो है आपको मार्क्स दिखेगा। और कई बार माउंट दिखता है ना कि सैंड का पहाड़ दिखता है आपको डेजर्ट्स में, दूर देखोगे कि ऐसे पहाड़ की तरह बना हुआ है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ये सैंड ड्यून्स जो है डिपोजिशनल फीचर्स होते हैं। जब विंड्स को ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उनके ऊपर वाले सरफेस में जो सैंड्स, जो उनके सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, वो जब गिर के और डिपोजिट होते हैं ना, तो इनको सैंड ड्यून्स बनता है। तो सैंड ड्यून्स आर माउंट्स ऑफ सैंड फाउंड इन डेजर्ट्स। जनरली देयर हाइट वेरी फ्रॉम अ फ्यू मीटर टू 20 मीटर, और इवन इससे भी ज्यादा, ठीक है। ये जो होता है सैंड ड्यून्स बने होते हैं ऊंचे ऊंचे। अब कैसे बने होते हैं, और ये लंबे से होते हैं, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर उनका लंबाई होता है, कई बार सैंड ड्यून्स के उससे भी ज्यादा होता है। अब ये सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो क्यों बनते हैं? क्योंकि जो विंड्स होते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्शंस मिलता है बीच में। तो ऑब्स्ट्रक्शंस मिलता है या किसी कारण से विंड की वेलोसिटी कम हो गई, प्रेशर डिफरेंस हो गया, कुछ हो गया, प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड चलता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, प्रेशर डिफरेंस हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मौसम चेंज हुआ, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, इफ विंड, द वेलोसिटी ऑफ wind is reduced, the suspended particles will be deposited, and the deposition of suspended particles will form a mound or a heap of sand to form the dunes. तो इसको dunes बोलते हैं। अब ये dunes कई तरह का होता है। dunes जो होता है based on the shape
शेप के बेसिस पे और इस बेसिस पे कि विंड का डायरेक्शन क्या है और ये किस डायरेक्शन में बना हुआ है, इस बेसिस पे कई तरह के ड्यून्स होते हैं। ड्यून्स सब एक जैसे नहीं होते हैं, हमें एक जैसे दिख सकते हैं, लेकिन कई तरह के ड्यून्स होते हैं, जैसे कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होता है, आपको ट्रांसवर्स ड्यून्स होता है, क्रेसेंट ड्यून्स होता है जिसको बारखंस बोलते हैं, ठीक। उसके बाद पैराबोलिक ड्यून्स होता है, स्टार शेप्ड ड्यून्स होता है। तो ये कई तरह के ड्यून्स होते हैं, ये सब देखो, ये सब टाइप्स ऑफ ड्यून्स हैं, इतने तरह के आपको मिलेंगे। जनरली ज्यादातर हमें ऐसे दिखते हैं, बारखंस टाइप के दिखते हैं, ठीक है, मगर इस तरह के भी ड्यून्स पाए जाते हैं। ऐसे भी पाए जाते हैं सीफ, ऐसे भी पाए जाते हैं जिनको ट्रांसवर्स ड्यून्स बोलते हैं, ऐसे भी पाए जाते हैं जिनको पैराबोलिक ड्यून्स बोलते हैं, और एक स्टार शेप्ड भी होता है जो कि ऐसे समथिंग होगा, लाइक दिस, ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरह के भी ड्यून्स होंगे जो कि बीच में उठा हुआ है, और ये जो इसके आर्म्स हैं, जैसे इसके 2 आर्म्स हैं, इसके 2 आर्म्स हैं, इसके 3-4 आर्म्स होंगे, और इस तरह से स्टार शेप ड्यून्स होते हैं। तो इस तरह के कई सारे ड्यून्स बने होते हैं। अब ये ड्यून्स के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ ड्यून्स के बारे में, कि कौन से ड्यून्स का क्या टाइप होता है वो जो, और थोड़ा सा देखो, ये ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है कि ये कैसे बना है ये आर्म्स, इस पे बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कुछ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बताते हैं, तो हमको उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये जो डायरेक्शन ऑफ विंड है वो कहां है और क्यों इस तरह से बनता है। हल्का फुल्का हमें पता होना चाहिए कि क्या शेप होता है और डायरेक्शन क्या होता है, राइट। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसको, आपको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स के बारे में, कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स क्या होता है। तो जो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होता है वो बनता है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड। जैसे विंड ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये जो ड्यून्स जो है ऐसे बन जाएगा, ऐसे ड्यून्स ये बना हुआ होगा, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, राइट। और ये ऐसे बनता है ना कि इधर से चल रहा है, इधर से चल रहा है, और दोनों साइड से प्रेशर बराबर है, तो ये दोनों साइड इकट्ठा करेगा विंड और इसको जो है एकदम नोकीला सा ऐसा बना देगा, ठीक। और ये जो नोकीला सा बना देता है इसको सिफ भी बोलते हैं। तो एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स को ही सिफ बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी में अलग अलग दे दिया है, इसको सिफ बोला है और इसको बोला है लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। तो देखो, ये जो है डायरेक्शन ऑफ द विंड है और ये जो है फॉर्मेशन ऑफ द ड्यून्स है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस पैरेलल डायरेक्शन ऑफ विंड के पैरेलल जो ड्यून्स बने, तो इन ड्यून्स को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। और ये बिल्कुल शार्प एज जब बन जाए तो इनको बोलते हैं सिफ। अगर ये फ्लैट हो तो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स ही रहेगा, लेकिन जनरली ये फ्लैट होते नहीं हैं, जनरली जो है वो शार्प एज्ड बनते हैं ऐसे बिल्कुल। तो ये जो बनते हैं तो इनको सिफ बोलते हैं। सिफ अरब में स्वॉर्ड को बोलते हैं, जो तलवार बोलते हैं ना उसको अरब में सिफ बोलते हैं, इसको अरेबिक लैंग्वेज में, तो इसीलिए इसको सिफ बोलते हैं, सिफ ड्यून बोलते हैं। तो सिफ ड्यून इज अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, राइट। तो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होता है। एक होता है ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स ऐसे बनेगा, जैसे कि विंड का डायरेक्शन अगर इधर है तो ये जो है बन जाएगा ऐसे। तो जब ड्यून्स जो है विंड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर बनता हो तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स बोलते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स इसलिए बनता है क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा सैंड नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा सैंड नहीं होता है, तो इसकी वजह से हल्का 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 पतला सा बन जाता है, और विंड जो है कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में चल रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बन गया। ट्रांसवर्स ड्यून्स कैसे बनता है, क्योंकि ये जो विंड जहां सोर्स जहां से लेके आ रही है विंड, सपोज मान लो यहां पे पीछे एक बड़ा सा एक ऐसे होगा कोई जगह जहां से कि उड़ा के सैंड लेके आ रही है, तो ये जो सोर्स का साइज होता है वही जो है एलोंगेटेड होता है परपेंडिकुलर टू विंड, तो इससे जो सैंड लेके आके और इकट्ठा कर रही है तो वो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स ड्यून्स। तो ट्रांसवर्स ड्यून्स जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन बनता है, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स नाम भी देते हैं। अदरवाइज इनके शेप साइज दोनों बिल्कुल सेम होता है। तो ये ट्रांसवर्स और इसके बीच का डिफरेंस हो गया। अब नेक्स्ट होता है आपको बारखंस। देखो, ट्रांसवर्स में समझ गए कि दे आर यू शेप्ड एंड आर मच लॉन्गर एंड, सॉरी ये तो पैराबोलिक हो गया, ठीक है। ट्रांसवर्स आपका ये हो गया ड्यून्स डिपोजिटेड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। तो अब नेक्स्ट हम जाते हैं बारखंस। बारखंस जो होता है वो क्रेसेंट शेप का होता है। बारखंस जो होता है वो क्रेसेंट शेप का होता है। जैसे कि ये विंड है तो ये विंड की डायरेक्शन होगी, इसके 2 आर्म्स ऐसे निकल जाएंगे। ये दोनों जो थे वो लीनियर थे, ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ये 2 जो है इसके बारखंस के ऐसे निकल जाते हैं, तो दिस आर क्रेसेंट शेप्ड एंड दिस इज कॉल्ड बारखंस।
तो बारखंस ये होता है, और बारखंस का जो ये वाला साइड होता है ये कॉन्वेक्स होता है, और अपोजिट साइड जो होता है विंड के, लीवार्ड साइड जिसको बोलते हैं, वो कॉन्केव होता है। तो ये बारखंस होता है। और इसी का उल्टा होता है पैराबोलिक। पैराबोलिक में क्या होगा कि विंड का डायरेक्शन ऐसा होगा और वो ऐसे बन जाएगा। ये बारखंस और पैराबोलिक में क्या डिफरेंस होता है कि पैराबोलिक्स में जो जो आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स जो होते हैं ये लंबे होते हैं, और ये जो इसका पार्ट होता है ये बहुत छोटा होता है, और विंड डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। बारखंस में क्या होता है कि ये उतना लंबा नहीं होता है, मैंने यहां पे लंबा बना दिया है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये जो है बड़े होंगे और आर्म्स बहुत आगे तक नहीं निकले होंगे, और विंड डायरेक्शन जो होगी वो पीछे से आएगी। तो दिस इज पैराबोलिक, दिस इज बारखंस, दैट वाज ट्रांसवर्स, दैट वाज लीनियर, लीनियर जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, और एक लास्ट बनता है स्टार शेप्ड। तो स्टार शेप्ड में क्या होता है कि ऐसे 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 तीन चार तरीके से बन जाता है। ये स्टार शेप्ड तब बनता है जब विंड डायरेक्शन चेंज करती है। तो एक्चुअल में वो डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो हर डायरेक्शन से उसने लॉन्गिट्यूडनल एक ड्यून बना दिया, और तीन चार लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बन के स्टार ड्यून्स बन गए। तो स्टार ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज परसिस्टेंट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, एंड फॉर एवरी डायरेक्शन अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स इज formed, and the meeting or joining of all the longitudinal dunes is formed like a star। समझ में आ रही है बातें? तो ये जो है 5 तरह के ड्यून्स होते हैं। तो आपको यहां पे याद रखना है इनका शेप और इनका विंड डायरेक्शन से रिलेशन, कि विंड डायरेक्शन कैसा है। जब लॉन्गिट्यूडनल होगा तो पैरेलल होगा, विंड ऐसे जा रही है तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, विंड ऐसे जाएगी तो, और ऐसे जो बने होंगे वो ट्रांसवर्स कहलाएंगे, क्रेसेंट शेप में होंगे वो बारखंस कहलाएंगे, और पैराबोलिक तब होगा जब इनका आर्म्स बड़ा हो जाएगा और विंड अपोजिट डायरेक्शन से होगी। अब ये भी कैसे होता है ना कि ये वाला जो रीजन्स होता है ये पहले बारखंस ही था। सपोज ये पहले बारखंस ऐसे बना हुआ था, या फिर सपोज ट्रांसवर्स ही बना हुआ था, इधर से विंड जा रही है, सपोज ये ट्रांसवर्स है, एक मिनट के लिए अब देख लो, ये ट्रांसवर्स है, यहां से जा रही है, ये वाले रीजन्स पे पेड़ पौधा आ गया है, ठीक है, ये वाला रीजन्स पे पेड़ पौधा नहीं है, तो विंड जो है इसको अंदर से ढकेलते 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 ऐसे बनाएगी, ऐसे बनाते जाएगी, ऐसे बनाते जाएगी। ये नहीं इसके साथ बह रहा है क्योंकि यहां पे पेड़ पौधे हैं, ये बह जा रहे हैं, तो बीच वाला पोर्शन बह जा रहा है और बह के ऐसा शेप बना दे रहा है, तो दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोलिक। तो बट इतना फॉर्मेशन के डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि ऑप्शनल में हम लोग को जरूरत होती है कई बार कि हाँ सारे फॉर्मेशंस बताओ टाइप्स ऑफ बारखंस के। आपको केवल टाइप्स का नाम याद रखना है और उसका शेप याद रखना है, और विंड डायरेक्शन किधर से जा रही है ये याद रखना है, दैट्स इट। समझ में आ रही बात है? तो उतना डिटेल में ये सब चीजें कि पेड़ है बीच से चला गया, ये तो इतना डिटेल में नहीं पूछा। ये तब होता है ना जब पर्टिकुलर आपको एक ही पूछ दे कि हाँ लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स के फॉर्मेशंस को आप डिस्कस करो, तो ये तो जियोलॉजी में या डीप जियोमॉर्फोलॉजी में ये लोग पूछते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका सैंड ड्यून्स। लास्ट हमारा जो बचता है वो लोएस बचता है, लोएस डिपोजिट। ये लोएस क्या होता है? लोएस एक फ्लैट डिपोजिशन ऑफ सैंड्स होते हैं। ये जो डिपोजिशंस था ये माउंड टाइप ऑफ डिपोजिशंस था, और लोएस जो होते हैं वो डेजर्ट से दूर बनते हैं किसी और लैंड पे। सपोज ये पूरा डेजर्ट है, ये पूरा डेजर्ट है, यहां सेटलमेंट है, ये थोड़ा सा फॉरेस्ट है, यहां से सैंड्स उठा के ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया लेके इधर जो है धीरे 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 बिछाने लगेगा। तो जो फ्लैट डिपोजिशन होगा सैंड्स का विंड के द्वारा, दैट विल बी कॉल्ड द लोएस्ट डिपोजिट्स, और दिस फॉर्मेशन विल बी कॉल्ड लोएस। तो लोएस जो है एक फ्लैट डिपोजिशन की वजह से फर्टाइल लैंड बनाता है, क्योंकि इस सैंड्स में बहुत सारे मिनरल्स भी होते हैं, तो वो मिनरल्स आके इकट्ठे होके और ये लोएस बनाते हैं। तो जो ये चाइना वाइना में जाओगे तो बहुत सारे ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, चाइना, ये सब लोएस डिपोजिट से बने हुए हैं। एक तरह का लोएस सॉइल ये बनाता है। हम सॉइल में बात करेंगे एक लोएस सॉइल की, तो ये लोएस सॉइल यही होता है जो इस लोएस डिपोजिट्स के द्वारा बनता है, राइट। तो ये एक लोएस्ट डिपोजिट होता है। तो दिस इज द, अभी तक जो बारखंस देख रहे थे, माउंट्स देख रहे थे, ये सब डेजर्ट में ही बनते थे और वहीं पे माउंट्स बनाने की वजह से बनते थे। बट ये डेजर्ट्स में नहीं बन रही है, दूर जाके किसी लैंड पे बन रहा है और फ्लैट डिपोजिशन की वजह से बन रहा है, कोई माउंट्स नहीं बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड लोएस्ट डिपोजिशन और लोएस। समझ में आ रही बात है? तो दिस आर ऑल द डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ द विंड। इरोजनल फीचर्स ऑफ विंड देख लिए, डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ विंड देख लिए, तो दैट वाज ऑल अबाउट द विंड इरोजन। ग्लेशियल का इरोजनल डिपोजिशन देख लिए। इसको एक बार बुक से पढ़ना एनसीईआरटी से, या आगे चल के एनसीईआरटी खत्म हो जाए तो जीसी लियोंग से, और उसके बाद जो भी नहीं समझ में आए तो मेरे पास लेके आना, ठीक है।
तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग का बचा हुआ है कोस्टल इरोजन, कि कोस्टल रीजन्स में इरोजन की वजह से डिपोजिशन से क्या बनता है, और कार्स्ट वाले रीजन, कार्स्ट मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो लाइमस्टोन रॉक्स पे होते हैं, राइट।